एक एनीमिया थोड़ा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि चलो इसके भाई। अंदर चार पांच अलग अलग टॉपिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो जो सुना सुना चीज़ें बता रहे हैं, इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा आईटीपी, थैलेसीमिया थैलेसीमिया, पढ़ेंगे, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया पढ़ेंगे, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये जो चार पांच चीज़ है जिसमें कन्फ्यूजन होता है कि साला सब सेम है, किस में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं समझ आता है। ठीक है, तो सबसे पहले एनीमिया पढ़ रहे हैं, तो एनीमिया का हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं। डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है? डब्ल्यूएचओ बोलता है कि हीमोग्लोबिन का एक कट ऑफ रेंज है। ठीक है, जो हर एज और सेक्स के हिसाब से अलग है। उससे अगर कम होगा तो हम उसको बोलेंगे एनीमिया। ठीक है, जैसे 6 महीना से 5 साल है, तो 11 से कम हुआ तो हम बोलेंगे आपको एनीमिया है। यूनिट क्या है? ग्राम पर डीएल। कट ऑफ हीमोग्लोबिन है। 5 साल से 11 साल में 11.5 से कम। 12 साल से 13 साल में 12 से कम। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में 12 से कम। और मेल में 13 से कम। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि मेल में जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल है वो 13 से 14 ही है, और वीमेन में 12 है नॉर्मल। क्यों? मेंस्ट्रुएशन ये सब नहीं सब नहीं, हाँ, गलत ब्लीडिंग का गलत वो गलत। सब। यही सब जवाब देता है मेंस्ट्रुएशन, कि ब्लीडिंग होता है तो खून का मतलब नहीं। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। हाँ, ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग में होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उसमें होता है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन के कारण हम लोग का हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनता है, उनका एस्ट्रोजन के कारण कम बनता है। समझा? तो ड्यू टू एंड्रोजन हीमोग्लोबिन, एंड्रोजन मतलब जो टेस्टोस्टेरोन है, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। अब सवाल है कि हम कैसे पता करें कि वो बच्चा को एनीमिया है कि नहीं? तो एक होता है, एक ग्राफ होता है, नॉर्मोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मोग्राम। नॉर्मोग्राम। उसमें क्या करते हैं ना, कि एक वो हर बच्चे का, मतलब मेल का और फीमेल का, तुम्हारे एरिया में मतलब जैसे इंडिया में एक ग्राफ होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉर्मोग्राम। उसमें क्या है ना कि हर एज में कितना हीमोग्लोबिन है वो उसका दिया हुआ है, कि ये जो है हर, मान लो कि उसका, मान लो कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ऐसे करके जो सबको एक लाइन बनाया, तो ऐसा लाइन बना। अब देखा गया, हम अपना बच्चा को लेके आए, हम बोले भाई उम्र कितना है? बोले इतना है। और तुम्हारा हीमोग्लोबिन कितना है? इतना है। हम उसको वहाँ बना दिए ऐसे। ठीक है, अब क्या किए, एक महीना बाद फिर देखें, उसको और बना दिए ऐसे। तो अब देखें कि भाई नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो उसको अनीमिया है सीवियर। अगर ऊपर आ रहा है तो ठीक, आपका हीमोग्लोबिन उससे ज़्यादा है। तो सबसे अच्छा तरीका है प्रेडिक्ट करने का कि नॉर्मोग्राम। आपको एनीमिया है कि नहीं, इन नॉर्मोग्राम है। जो नॉर्मल है और जो आप अपना बच्चा को लेके आए उसको मिला के देख लीजिए 2-3 महीना में, तो आपको लगेगा इसको फ्यूचर में एनीमिया होने का चांस। संभावना है। तो बेस्ट मेथड टू डिफाइन एनीमिया इन अ चाइल्ड डिफरेंट ग्राम फॉर मेल एंड फीमेल बेस्ड ऑन हीमोग्लोबिन ऑन हेमाटोक्रिट होता है एक। ठीक है, ठीक है। हेमाटोक्रिट एनीमिया क्या होता है? अगर लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन एज एंड जेंडर। मतलब क्या होता है ना, जैसे ग्राफ टोटल हम बता दे रहे हैं कैसा होता है, हाँ, पूरा ही बता देते हैं। देखो, ये होता है तुम्हारा, ओरिजिनल फोटो में देख बनाते बताते। वो बता रहे हैं। ठीक है, जैसे ये ग्राफ होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा, जैसे ये होगा 0। ठीक है, और नीचे की तरफ जैसे जाओगे ना, एक बहुत सारा लाइन बना होगा, -1, -2, ऊपर में होगा +1 +2। ठीक है, अब क्या है ना, अगर तुम्हारा बच्चा का, तुम यहाँ पे बच्चा है डॉट डाले यहाँ, अगर वो रेंज -2 से +2 के बीच में आया, तो हम लोग बोलेंगे कि आपका बच्चा नॉर्मल है। -2 के नीचे आया तो एनीमिया है, और +2 के ऊपर आया तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, तो उसका तो कोई बीमारी नहीं है। तो यहाँ पे अगर -2 के नीचे आता है, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आपको क्या है? एनीमिया। अनीमिया है। तो एनीमिया क्या है? लेस देन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर एज एंड जेंडर। ठीक है, अब आया सबसे इम्पोर्टेंट, ये है टाइप्स ऑफ एनीमिया। ठीक है, अनीमिया को कैसे क्लासिफाई करेंगे? अनीमिया हम लोग कैसे पता करेंगे? तो हम लोग उसका देखेंगे सीबीसी और रेटिकुलोसाइट काउंट। देखो, सीबीसी में हमको दिख गया हीमोग्लोबिन। ठीक है, सीबीसी क्या होता है? सीबीसी बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें ब्लड चेक करेंगे उसमें। जिसमें एक नहीं होता है कि पीकेएस। हम्म? पीकेसी। पीकेएस। पीवी केस होता है वो। अच्छा। वो नहीं, अलग वो है। पीसीवी ये सब नहीं। वो सीबीसी अलग है। ब्लड रिपोर्ट देखा है, जिसमें हीमोग्लोबिन रहता है, टोटल हाँ। रेड ब्लड सेल टोटल। रहता है, न्यूट्रोफिल रहता है, सब कुछ, डिफरेंशियल ब्लड काउंट रहता है। हम्म। देखा है सीबीसी ब्लड रिपोर्ट? हाँ, समझ गया। हाँ, ठीक है, कि आपको ब्लड, वाइट ब्लड काउंट कितना है, रेड ब्लड काउंट कितना है, तो हम लोग उसमें देख लिए, सीबीसी में हीमोग्लोबिन देख लिए। और एक होता है रेटिकुलोसाइट काउंट। सवाल आया कि रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है? अब देखो, बोन मैरो क्या होता है ना, बोन, जैसे तुम्हारे शरीर में आरबीसी का, अगर मान लो कि तुमको एनीमिया है तो आरबीसी कम है, तो
आरबीसी बनाता कौन है? बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या करता है? बनाने का प्रयास करता है। तो रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है? बोन मैरो का बनाने का प्रयास को देखता है कि मतलब वो बनाने का ट्राई कर रहा है कि नहीं। अगर रेटिकुलोसाइट काउंट ज्यादा है इसका मतलब बोन मैरो उसको बनाने का कोशिश कर रहा है, तो बोन मैरो फंक्शनल है। अगर रेटिकुलोसाइट कम है तो बोन मैरो में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वही है। तो रेटिकुलोसाइट काउंट क्या है? बोन मैरो इज ट्राइंग टू मेक न्यू रेड ब्लड सेल और नॉट, इससे पता चलेगा। तो अगर वही इंडेक्स 2.5 से कम है तो बोन मैरो इज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल, तो डिक्रीज प्रोडक्शन होगा। अगर इंडेक्स बहुत ज्यादा है इंडेक्स तो मतलब बोन मैरो इज प्रोड्यूसिंग मोर आरबीसी ड्यू टू डैमेज टू ओल्ड आरबीसी और लॉस। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, जैसे ही हमको रेटिकुलोसाइट का अंदाजा मिल गया वैसे ही हम लोग उसको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लगाएं और उसको हम लोग तुरंत माइक्रोस्कोप में ले गए और उसके बाद जो हम लोग शेप देखें, ठीक है। आरबीसी का जो क्या हो गया, शेप देखें, शेप और कलर। नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोसाइटिक मतलब आरबीसी का जो शेप है, जो नॉर्मल शेप है और नॉर्मल साइज है, जो नॉर्मल साइज है वही है। मतलब इतना बड़ा आरबीसी है तो अभी भी इतना बड़ा आरबीसी। नॉर्मोक्रोमिक मतलब उस क्रोमिक का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल का लाल कलर का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अगर उसका रेड ब्लड सेल का कलर मतलब थोड़ा पेल हो गया, इसका मतलब क्या कम है? हीमोग्लोबिन कम है। तो नॉर्मोक्रोमिक का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। तो वही है नॉर्मल साइज एंड कलर। अब क्या है इसमें नॉर्मल साइज एंड कलर, इसका मतलब क्या है कि कलर तो सेम है, ठीक है। अब हाइपोप्रोलिफेरेटिव, देखो यहाँ पे इंडेक्स कम है, इसका मतलब बोन मैरो इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ सेल। हाइपोप्रोलिफेरेटिव मतलब क्या हो गया? देखो आरबीसी कैसे बनता है, पहले बनता है इमैच्योर, फिर क्या होता है वो मैच्योर होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आरबीसी, इमैच्योर आरबीसी बन ही नहीं पा रहा अच्छे से, तब मैच्योर कहाँ से होगा? हाइपोप्रोलिफेरेटिव क्यों बन कैसे नहीं पा रहा? हम कैसे बोले नहीं बन पा रहे? क्योंकि इंडेक्स उसका नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ, तो ठीक है। तो हाइपोप्रोलिफेरेटिव हो गया, बोन मैरो इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ सेल्स। हाइपोप्रोलिफेरेटिव, हाइपो मतलब कम, प्रोलिफेरेशन मतलब बनाना, ठीक है। तो कॉज क्या क्या हो सकता है? तो इसका ट्रिक है याद करने का, एम इन माई रूम, ठीक है। एम AIM इन माई रूम, ठीक है। तो दो कॉज हो सकता है, या तो मैरो का बोन मैरो ही डैमेज हो गया, मतलब मिला जुला के यहाँ पे क्या है कि नहीं बन रहा है। हाँ। नहीं बनने का क्या कारण है? एक तो या तो बोन मैरो डैमेज हो गया तो कैसे बनाएगा, दूसरा है बोन मैरो ठीक है भाई मेरा, लेकिन बोन मैरो को आरबीसी बनाने के लिए तुमको कुछ सिग्नल भेजना होगा कि नहीं, स्टिमुलेट करना होगा कि नहीं। अगर तुम उसको स्टिमुलेशन ही नहीं दोगे तो बनेगा? तो यही दो कारण। तो मैरो डैमेज होने में क्या क्या हो सकता है? AIM, ए से होता है अप्लास्टिक अनीमिया। अप्लास्टिक अनीमिया का मतलब क्या है ना, बोन मैरो कुछ नहीं बना रहा, पूरा बोन मैरो की चुक चुकी है, कुछ नहीं बना रहा, ठीक है ना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कुछ प्लेटलेट वेटलेट कुछ नहीं, अप्लास्ट, नो सेल फॉर्मेशन। इन्फिल्ट्रेशन, AI हो गया इन्फिल्ट्रेशन, मतलब मैरो में कुछ डैमेज हो गया, कोई इन्फिल्ट्रेट कर दिया बैक्टीरिया, ये सब। या फिर आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, अर्ली स्टेज में आयरन डिफिशियंसी अनीमिया भी क्या होता है, इंडेक्स उसका कम रहता है। स्टिमुलेशन कम आ रहा है, मतलब मान की शरीर में कोई इन्फ्लामेशन हुआ हो तो वो बोन मैरो को स्टिमुलेट ही नहीं कर पा रहा। तो आई हो गया। एम से है मेटाबॉलिक डिफेक्ट, जैसे डायबिटीज ये सब हो गया, कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जिससे कि क्या हो रहा है वो बोन मैरो को सिग्नल ही नहीं दे पा रहा है कि तुम भाई आरबीसी बना। आर से है रीनल प्रॉब्लम। रीनल प्रॉब्लम क्यों? आरबीसी जो है इरिथ्रोपोइसिस वो किडनी में भी होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, साथ में किडनी में भी होता है। किडनी में आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है किस हार्मोन के कारण होता है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के कारण। क्या हार्मोन? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ से बनता है? किडनी से। किडनी में प्रॉब्लम तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेगा। ये है, समझ आया? यहाँ तक कोई देख, आरबीसी जो है बोन मैरो में भी बनता है, किडनी में भी बनता है, तो बोन मैरो वाला पार्ट हम समझ गए, ठीक है। अब किडनी में आरबीसी बनता है किस कारण से? एक इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है उससे। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है? आरबीसी को बनाना, ठीक है। अब वो हार्मोन कब कम होगा? जब किडनी डैमेज होगा तो हार्मोन बनेगा, तो आरबीसी बनेगा, इरिथ्रोपोइसिस नहीं होगा। यही है। अब कॉल अब आया, अब हम लोग देख लिए कि इंडेक्स चेक किए, फिर फटाक से इंडेक्स चेक किए, देखे कम है, फिर बोलेंगे भाई आरबीसी का कलर और साइज बताओ, तो बोले नॉर्मल है, तो भाई इसका मतलब बना ही नहीं बना पा रहा है, मतलब अब वो बना ही नहीं पा रहा है,
बोन मैरो बना ही नहीं पा रहा। अब अगर मान लो कि छोटा या बड़ा है, क्या है, माइक्रोसाइटिक या मैक्रोसाइटिक है, इसका मतलब क्या है कि बन तो गया है ये छोटा बड़ा लेकिन मैच्योरेशन सही से नहीं हो पा रहा है। देखो जब आरबीसी बनता है ना, जो इमेच्योर आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, और जो मैच्योर आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर साइज बड़ा है या साइज छोटा है, इसका मतलब क्या है कि बोन मैरो बना के भेज दिया, अब वो क्या हो रहा है, बड़ा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, मैचुरेशन डिफेक्ट, दैट इज फॉर्म बट नॉट मैच्योर्ड प्रॉपर्ली। तो इसका कॉजेस क्या है, आई टुक सम न्यू ड्रग्स मंथली। तो इसमें दो डिफेक्ट हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक डिफेक्ट और न्यूक्लियर डिफेक्ट। ठीक है, कि मतलब साइटोप्लाज्म में प्रॉब्लम हो सकता है या तो न्यूक्लियस में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जैसे आयरन डिफिशियंसी हो गया, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होगा, आयरन ही नहीं रहेगा तो मैच्योर कैसे होगा। ठीक है, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अभी जितना भी है ना, ये सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। फिर जैसे हो गया साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया। अब क्या हो गया कि जो आरबीसी है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में, देखो पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइक्रोसाइटिक मैक्रोसाइटिक समझ गया। अभी हम लोग क्या बोले थे कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब रेड ब्लड सेल का भी पावर हाउस, एक रेड ब्लड सेल जो मैच्योर है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो सेल ऑर्गेनेल्स जो है, सेल ऑर्गेनेल्स जो पढ़े थे हम लोग बचपन में, वो कहाँ पे है, सारा साइटोप्लाज्म में है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ही सारा काम हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोई उटपटांग आदमी घुस जाएगा तो तुम्हारा मैच्योरेशन हो पाएगा। तो वही है साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया। उसमें एक एबनॉर्मल चीज होता है साइडेरोब्लास्ट, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस जाएगा, और उससे क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर के अंदर घुस जाएगा तो जो आरबीसी वो मैच्योर नहीं हो पाएगा, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया। यहाँ तक समझ आया। एबनॉर्मल साइडेरोब्लास्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बोन मैरो। ठीक है, न्यूक्लियर डिफेक्ट मतलब अगर न्यूक्लियस में प्रॉब्लम, क्योंकि इमेच्योर आरबीसी में, ठीक है, तो मान लो कि न्यूट्रिएंट का डिफेक्ट हो गया, फोलेट या B12 का डिफिशियंसी हो गया, जिसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, तो वो कहाँ हो गया, न्यूक्लियस का प्रॉब्लम। ठीक है, ड्रग टॉक्सिसिटी, वो बोन मैरो का न्यूक्लियस का माचो देगा। ठीक है, माइलो डिस्प्लेजिया, इसमें क्या होगा कि आरबीसी बनेगा लेकिन वो अच्छा काम नहीं करेगा, पुअरली फॉर्म्ड आरबीसी। ये क्या हो गया, बोन मैरो का साइटोप्लाज्म खराब हुआ या बोन मैरो का न्यूक्लियस खराब हुआ। तो अगर यहाँ पे बोन मैरो पूरा चुप गया, यहाँ पे बोन मैरो को सिग्नल नहीं मिला, यहाँ पे बोन मैरो का साइटोप्लाज्म खराब हुआ, यहाँ पे बोन मैरो का न्यूक्लियस खराब हो गया। ठीक है, अब मान लो कि बोन मैरो मस्त है, फिर क्यों नहीं हो रहा, फिर क्यों हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो यहाँ पे तो स्टिमुलस तो बोल दिया, स्टिमुलस नहीं पहुंचेगा, बोन मैरो मस्त है, फिर भी तो इंडेक्स कम ही ना होगा, काम तो नहीं ना किया अल्टीमेटली। इंडेक्स भी तो ज्यादा है, इसमें इंडेक्स ज्यादा है मतलब बोन मैरो काम तो कर रहा है, तो फिर हीमोग्लोबिन कम है भाई, आरबीसी बन रहा है, मैच्योर हो रहा है, सब हो रहा है, तो फिर क्यों कम है। एक हुआ ब्लीम एफ, याद रखना, ब्लड लॉस, ब्लड लॉस हो जाएगा तो तुम्हारा हीमोग्लोबिन घटेगा ना जी। एक्सीडेंट हुआ, बहन खून बह गया पूरा, लाइसिस हो गया, मतलब पूरा आरबीसी बोन मैरो अच्छे से काम किया लेकिन सारा आरबीसी टूट गया, सब कुछ अच्छे से हुआ लेकिन आरबीसी टूट गया, जैसे कोई इंट्रावास्कुलर कोई रीजन हुआ उसके कारण आरबीसी टूट गया। तो आई से इम्यून डिस्ट्रक्शन, मतलब जैसे तुम्हारा शरीर सोच रहा है कि ये जो आरबीसी है वो मेरा अपना नहीं है, बाहर का है, तो उसको अब शरीर क्या करेगा, मारेगा। ठीक है, इम्यून मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो गया कोई, या फिर मेम्ब्रेन एबनॉर्मेलिटी, जो आरबीसी बना उसका जो मेम्ब्रेन है वो अच्छे से नहीं बना, तो भी डिस्ट्रक्शन होगा। फ्रेगमेंटेशन हीमोलिसिस, मतलब मिला जुला के हीमोलाइसिस हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, आरबीसी डेड हो रहा है। तो लेकिन बोन मैरो यहाँ क्या हो रहा है, बोन मैरो मस्त बना रहा है, बन रहा है, टूट जा रहा है, मतलब डेथ हो जा रहा है। हाँ, तो इसी को हम लोग क्या बोले, टाइप्स हो गया। ठीक है, अब एक चीज हम लोग याद रखना, सीबीसी रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। तो सीबीसी का रिपोर्ट में क्या क्या रहता है, तो उसके लिए याद रखना, अगर कंटेंट ऑफ आरबीसी सीबीसी लिखने का मन होगा तो व्हाइट रैबिट हैव मैनी मोर रीजन पीपल डांस। ठीक है, व्हाइट से क्या है, डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी काउंट कब बढ़ेगा, जब कोई डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इन्फेक्शन फाइटिंग सेल होता है। अगर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ गया, इसका मतलब शरीर में क्या हुआ होगा, इन्फेक्शन। तो तुम रिपोर्ट देखोगे डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ तो आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है। ठीक है, सिर्फ बच्चों में क्या होता है कि शरीर में इन्फेक्शन होता है, डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम अंडर डेवलप्ड होता है, समझा। नहीं तो नॉर्मली जो है यही आरबीसी का काउंट,
आरबीसी क्या काम करता है? ऑक्सीजन डिलीवरिंग सेल्स होता है, ऑक्सीजन कैरिंग सेल होता है। अगर आरबीसी का काम कम हो गया तो मतलब शरीर को, मतलब टिश्यू को ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं मिल नहीं मिले। हीमोग्लोबिन कम हो कैसे? जैसे पूरा बता रहे हैं, जैसे ये आरबीसी होता है, ठीक है, इसी में लगा हुआ होता है हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन में क्या अटैच होता है? ऑक्सीजन। ये है आरबीसी, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। अटैच होता है, मतलब सब इंटर रिलेटेड है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम हो गया, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन आरबीसी। मतलब हीमोग्लोबिन क्या है? ये हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है। वो किसको जो कैरी ऑक्सीजन करता है? कैरी करता है। ऑक्सीजन को कैरी करता है। एमसीवी क्या होता है? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब एवरेज साइज ऑफ आरबीसी, ठीक है। साइज ऑफ आरबीसी, अगर मान लो कि हम मेरे पास रिपोर्ट आया, उसमें एमसीवी बढ़ा हुआ है, तो हम उसको माइक्रोसाइटिक बोलेंगे या मैक्रोसाइटिक बोलेंगे? क्या एमसीबी? एमसीवी होता है साइज ऑफ आरबीसी, मीन कॉर्पस्कुलर Macrocytic। वॉल्यूम। हाँ, हाँ माइक्रोसाइटिक मैक्रो एमसीवी बढ़ा बढ़ हुआ है गया, भाई। अच्छा मैक्रोसाइटिक मैक्रोसाइटिक। तो कितना आसान है, समझ रहा है? तुमसे पूछेगा एक बात बताओ तो, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हुआ, उसका लैब रिपोर्ट में क्या होगा? तो MCV एमसीवी घट कम गया कम गया। कितना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन नाम थोड़ा है, ठीक है। अगर कम हो गया तो माइक्रोसाइटिक, बढ़ गया तो मैक्रोसाइटिक। एमसीएच क्या होता है? मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इसका बोलता है कि एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है, वो कौन सा बताता है? एमसीएच, एवरेज अमाउंट ऑफ आरबीसी, एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन वन आरबीसी। एमसीएचसी ये भी मिला जुला के सेम ही चीज है कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक में है अमाउंट, और एक में एक कॉन्सेंट्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन, एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ईच आरबीसी। एक होता है रेड आरडीडब्ल्यू, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। इसका मतलब क्या होता है ना कि देखो, हर नॉर्मली क्या होता है, हर आरबीसी का साइज सेम होता है। अगर आरडीडब्ल्यू बढ़ गया, इसका मतलब अलग अलग साइज का आरबीसी है, समझा? अलग अलग साइज। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, इसका मतलब कि आरबीसी तो है, लेकिन सबका साइज क्या है? वेरिएशन है। तो वही है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसी। प्लेटलेट्स काउंट क्या, प्लेटलेट्स क्या कराता है? ब्लड क्लॉट कराता है। तो किसी का ब्लड सीबीसी में प्लेटलेट कम है तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपका ब्लड क्लॉट होने में प्रॉब्लम हो रहा है। डिफरेंशियल काउंट देख लेते हैं, मतलब जैसे डब्ल्यूबीसी का 5 गो होता है ना टाइप, मतलब क्लासिफिकेशन, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। एनईबी एमएल याद रखना। तो न्यूट्रोफिल बढ़ गया तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ होगा, इओसिनोफिल बढ़ गया तो पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ होगा या एलर्जी हो। देखो देख रहे कितना, मतलब तुम सीबीसी से बता दोगे कि आपको इन्फेक्शन बैक्टीरिया का है या कि parasite। पैरासाइट का है कि एलर्जी है, ठीक है। अब मान लो कि इओसिनोफिल बढ़ा है सिर्फ, तुम उसमें एंटीबायोटिक चलाए जा रहे हो, क्या मतलब? ठीक है। बेसोफिल है इन्फ्लामेशन और एलर्जिक रिएक्शन का। मोनोसाइट है मच्योर। मोनोसाइट जो है वो मैक्रो, देखो होता क्या है ना, मोनोसाइट जैसे मान लो तुमको कोई इन्फेक्शन हुआ, तो मोनोसाइट जो है वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। मैक्रोफेज वो इन्फेक्शन को खा जाएगा, ठीक है। तो इन्फेक्शन से तुम्हारा मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? पक्का? आगे बढ़े। अब मतलब ये जरूरी नहीं था उतना, लेकिन बस ये मतलब knowledge कॉन्सेप्ट्स के के लिए। लिए, हाँ, कि मतलब अगर इसका यूज करके कुछ लिख दिया तो वो बहुत बड़ा बात, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब आया अब मान लो कि तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया, तुम सस्पेक्ट कर रहे हो कि इसको एनीमिया हो सकता है। तो सस्पेक्ट कैसे करते हैं? ऐसे ये आंख के नीचे देखते हैं कि पैलर वैलर है कि नहीं। जैसे ये देखो, ये इसके नीचे लाल होता है, अगर उसका पूरा पेल दिखेगा तो और भी 2-4 जगह देखते हैं, नेल्स देखते हैं, टंग देखते हैं, ये सब देखते हैं, ईयर लोब देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि हम लोग देख लें कि भाई आपको एनीमिया होने का चांसेस है, तो हम आपका अप्रोच कैसे करेंगे? तो अप्रोच करने का तरीका क्या है? सबसे एक हिस्ट्री ले सकते हैं, हिस्ट्री लेंगे, सब कुछ करना होगा। हिस्ट्री लेंगे, फोकस्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब जो नहीं होता है, जो जब पेशेंट आता है डॉक्टर केबिन में तो डॉक्टर चेक करता है, हाथ दिखाइए, मुंह दिखाइए, नाक दिखाइए, कान दिखाइए, उसको बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। इन्वेस्टिगेशन जो लैब में भेजते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या देखेंगे हम लोग? एज ऑफ ऑनसेट देखेंगे, कब शुरू हुआ जी आपको। डाइट हिस्ट्री, क्या खाना खाते हैं आप। अडर हिस्ट्री देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री उसका कि किसी और को था क्या। एज ऑफ ऑनसेट देखेंगे कि बचपन से है उसको। इसका मतलब बचपन से, इसका मतलब आपको जो प्रॉब्लम वो कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, जेनेटिक तो इसका मतलब कंजेनाइटल हिमोलाइटिक डिसऑर्डर, ठीक है। जेनेटिक और कंजेनाइटल अलग इसलिए होता है ना, जेनेटिक होगा कि अगर बाप को है तो हो बेटा को होगा, मतलब ट्रांसफरेबल है। कंजेनाइटल मतलब कि जब बच्चा बन रहा था पेट में, उस समय उसको बनने में कोई प्रॉब्लम हो गया, जीन का कोई गलती नहीं था इसमें, मतलब पेरेंट्स को नहीं था, बस आपको। हाँ।
ठीक है, उसको बोलते हैं कंजेनाइटल। जैसे इंजाइम का डिफिशियंसी होता है, एक G6PD इंजाइम होता है, या फिर आरबीसी मेम्ब्रेन का डिफेक्ट हो गया। आरबीसी बन गया लेकिन उसका मेम्ब्रेन अच्छे से नहीं बन रहा है। जैसे आरबीसी मेम्ब्रेन का डिफेक्ट कौन से बीमारी में होता है? हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस में। अब कुछ जो याद रहे ठीक है, मतलब ये हम एनीमिया इसलिए लिखेंगे कि सब में काम आ जाएगा, मेडिसिन में भी, इसमें भी, पैथोलॉजी में भी। ठीक है, अगर मान लो बच्चे को 6 महीने तक एनीमिया नहीं था, 6 महीने के बाद हुआ, तो भाई 6 महीने तक क्यों नहीं हुआ? बट हीमोग्लोबिन ना दो तरह का होता है, एक होता है HbF हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन, और HbA होता है। ठीक है, HbF जो होता है ना बहुत स्ट्रांग हीमोग्लोबिन होता है, बहुत स्ट्रांग। और HbA हीमोग्लोबिन होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन। इसका दो चेन होता है, एक अल्फा चेन और बीटा चेन। ठीक है, तो शुरू का 6 महीने का जब बच्चा रहता है ना उसमें HbF का प्रेजेंट होता है। क्या होता है? HbF। तो HbF मान लो किसी का ठीक था, किसी बच्चे का, और अब मान लो कि उसको कोई ऐसा बीमारी है जिसमें बीटा चेन का प्रॉब्लम है। तो अगर बीटा चेन का प्रॉब्लम है तो बताओ HB एडल्ट खराब होगा या HB फीटल खराब होगा? HB एडल्ट। हाँ, एडल्ट खराब होगा। देखो, दो तरह का हीमोग्लोबिन होता है, फीटल हीमोग्लोबिन और एडल्ट हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, और एडल्ट हीमोग्लोबिन कंपैरेटिवली वीक होता है। फीटल हीमोग्लोबिन 6 महीने तक बच्चे में प्रेजेंट होता है, मतलब जन्म लेने के 6 महीने के बाद। और जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है उसमें दो चेन होता है, अल्फा चेन और बीटा चेन। कोई ऐसा बीमारी है जिसमें बीटा चेन का प्रॉब्लम है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को एडल्ट हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम होगा कि फीटल हीमोग्लोबिन में? इस बच्चे को एडल्ट हीमोग्लोबिन। और एडल्ट हीमोग्लोबिन कब से आता है? 6 महीने बाद। तो 6 महीने तक बच्चे को क्या होगा? हीमोग्लोबिन रहेगा। 6 महीने तक एनीमिया नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, 6 महीने के बाद होगा। एडल्ट में कन्वर्ट होगा तब हाँ, दिखेगा। तब होगा। तो HbF उसके बाद हट हट जाता है बॉडी जाता में। है, हाँ। तो इसीलिए 6 महीने तक एनीमिया नहीं है। तो अब ऐसा कौन सा बीमारी है जिसमें बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम है? थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया, समझा? तो बीटा ग्लोबिन चेन डिफेक्ट थैलेसीमिया एज HB फीटल प्रेजेंट अप टू 6 मंथ, तो डज नॉट बीटा, क्योंकि HB फीटल हीमोग्लोबिन में तुम्हारे बीटा चेन नहीं होता है। तो बीटा ग्लोबिन चेन इन HB एडल्ट विच इज मैक्सिमम आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज। इसीलिए अगर हम समझ रहे हैं, हम हिस्ट्री पूछेंगे आपको कब से है, बच्चा से पूछेंगे कब से आपको एनीमिया का है, तो 6 महीने बाद। अच्छा, ये समझ रहे, हिस्ट्री कितना बड़ा चीज है। अब मान लो 9 से 24 महीने के बाद से शुरू हुआ उसका, तो हम लोग बोलेंगे कि आपको या तो न्यूट्रिशन में डिफेक्ट है, जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, मोस्ट कॉमनली यही होता है। तो यहाँ तक समझ आया? पक्का? आगे बढ़े। हिस्ट्री में 3 चीज पढ़े थे हम लोग। एक पढ़े थे तुम्हारा कि एज ऑफ ऑनसेट, दूसरा पढ़े थे डाइट हिस्ट्री, और अदर हिस्ट्री। एज ऑफ ऑनसेट के अंदर 3 था ना। अब आया डाइट हिस्ट्री, कैसा खाना खाते हो। अगर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट है या वीगन डाइट है तो विटामिन B12 का डिफेक्ट होता है। बकरी का दूध पीता है सिर्फ, तो फॉलिक एसिड का डिफेक्ट होता है। ये दोनों विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का डिफेक्ट होगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बाद में अलग से बताएंगे सारा कुछ कैसे होता है, लेकिन ये होता है। ठीक है, अब मान लो कि उसको सिर्फ काउ मिल्क दे रहे हो, सिर्फ काउ मिल्क दोगे, तो देखो काउ मिल्क में क्या होता है ना, आयरन अच्छा खासा होता है, ठीक है, लेकिन विटामिन C नहीं होता। बच्चा को सिर्फ गाय का दूध दे रहे हो, सिर्फ में आयरन है, तो बोलेंगे कि एक बात बताओ, हम गाय का दूध दे रहे हैं, आयरन है, एनीमिया के लिए हमको आयरन ही ना चाहिए जी, मतलब हीमोग्लोबिन के लिए आयरन ही चाहिए। तो आयरन चाहिए तो गाय का दूध में है ही, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है Fe2+ के फॉर्म। नहीं, आयरन है, मतलब जो फॉर्म बोल रहा है वो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आयरन तो है, लेकिन आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन C चाहिए। अब आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन C चाहिए, दूध में आयरन है, विटामिन C नहीं है, तो क्या काम काम ही नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो बस बॉडी में बस नहीं निकल जा रहा है ना। तुम दूध पिया, पेट में गया, आयरन एब्जॉर्ब नहीं हुआ, निकल गया। तो वही है, एज इन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग वी डोंट गिव एनीथिंग एल्स अदर
काउ मिल्क के अलावा और कुछ नहीं देंगे। मान लो कि तुम सिर्फ काउ मिल्क। सिर्फ काउ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होता है, 6 महीने के बाद क्या है, 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाते हैं। 6 महीने के बाद क्या है कि वो हम लोग माँ के दूध के साथ साथ और भी कुछ पिला सकते हैं, खिला सकते हैं, हल्का फुल्का सॉफ्ट डाइट ये सब, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो हम लोग मान लो सिर्फ एक माँ का दूध दे दिया, सिर्फ गाय का दूध दे दिया, तो गाय का दूध में कुछ दिया नहीं, तो विटामिन सी तो है नहीं बहन, विटामिन सी नहीं है तो क्या करें, तो इसलिए गाय का दूध के साथ जो तुम दे रहे हो उसमें कुछ मिलाया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें विटामिन सी रहे, ठीक है। काउज मिल्क डू नॉट हैव विटामिन सी विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन काउज मिल्क, ठीक है। या फिर जैसे डाइट हिस्ट्री देखेंगे, जो पाइका होता है ना, कोई कोई बच्चा देखो ना मिट्टी खाता है, ईटिंग इनएडिबल सब्सटेंस, उसके कारण भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। पाइका होता है इनएडिबल सब्सटेंस, उसके कारण पेट में कीड़ा बन जाता है, फिर अल्बेंडाजोल ये सब भी देना पड़ता है उसको। अदर हिस्ट्री देखेंगे कि अदर हिस्ट्री में देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज है कि नहीं। जैसे एक अनीमिया होता है ना, जिसको बोलते हैं अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, मतलब किसी को अगर कोई बीमारी बहुत लंबे समय से है ना, तो उसको अल्टीमेटली अनीमिया होगा ही, ठीक है, जैसे सीकेडी हो गया ये सब। तो देखेंगे अनीमिया ऑफ क्रॉनिक, पहले इसको हम लोग बोलते थे अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, लेकिन रिसेंट चेंज आया, उसमें हम लोग बोलते हैं अनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री देखेंगे कि आपका कोई देखेंगे कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नहीं। जैसे हीमोलाइटिक अनीमिया हो गया, जैसे उसमें क्या दिख जाएगा, अगर हीमोलाइटिक है मतलब आरबीसी टूटेगा, आरबीसी टूटता है तो हीम जो हीमोग्लोबिन से हीम निकलता है, उसी से बिलरुबिन बनता है, बिलरुबिन से जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। तो जिसको हीमोलाइटिक अनीमिया होगा हिस्ट्री में, मतलब तो उसको अनीमिया होगा, जॉन्डिस होगा। अब बिलरुबिन जमा हो जाएगा तो गॉल स्टोन भी होगा, गॉल स्टोन होगा तो तुम अब देखो बहुत ज्यादा आरबीसी टूटेगा, तो आरबीसी टूटता कहाँ है, स्प्लीन में, स्प्लीन में। तो अब स्प्लीन का काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो स्प्लीन का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बोलोगे कि भाई क्या करें, तो स्प्लीन को काट के हटा देंगे, तो स्प्लीन को काट के हटा दोगे, वही है। तो फिर मतलब ये सब तुमको हिस्ट्री में दिखेगा कि आपके परिवार में पहले किसी को स्प्लीनेक्टोमी हुआ था क्या, जॉन्डिस हुआ था क्या, मतलब गॉल स्टोन हुआ था क्या। हेमोलाइटिक एनीमिया होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। आरबीसी, हाँ, हीमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। आरबीसी से टूटेगा तो हीमोग्लोबिन टूटेगा, हीमोग्लोबिन टूटेगा तो हीम बनेगा, हीम कन्वर्ट होगा बिलरुबिन में, बिलरुबिन करा देगा जॉन्डिस, जॉन्डिस होगा तो तुमको गॉल स्टोन बन जाएगा, ठीक है। फोकस्ड फिजिकल एग्जामिनेशन, फोकस्ड फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब जो पेशेंट आया उसको, तो उसमें क्या यूनिवर्सल फीचर तुमको दिखेगा, पैलर दिखेगा, मतलब ये पैलर से तुमको पता चल जाएगा कि अनीमिया आपको हुआ है कि नहीं, कैसे हुआ है कुछ नहीं बताएगा। वो जैसे आंख देखे भाई, आपका तो पूरा येलो दिख रहा है आंख के नीचे, जो देखो लाल दिखता होगा, तो वो येलो दिखेगा, पूरा पेल दिखेगा, तो उसमें हमको पता चलेगा अनीमिया है कि नहीं। कॉज के बारे में कुछ नहीं बताएगा। स्प्लीनोमेगली मतलब स्प्लीन बड़ा हुआ है कि नहीं। स्प्लीन बड़ा कब होगा, जब आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा जब ब्रेकडाउन होगा। तो ये अगर स्प्लीन बड़ा हो गया तो इसका मतलब आपको हीमोलाइटिक अनीमिया है। कितना कनेक्टेड है देख रहा है, एसोसिएटेड विद हेपेटोमेगली। अगर स्प्लीनोमेगली के साथ साथ हेपेटोमेगली भी है तो इसका मतलब आपको ल्यूकेमिया हुआ, हेपेटोमेगली मतलब लीवर, हेपेटो मतलब लीवर, मेगली मतलब साइज बड़ा हो गया, तो लीवर स्प्लीन दोनों साइज बड़ा हो गया तो क्या हो गया, ल्यूकेमिया हो गया। जनरलाइज्ड लिम्फोडेनोपैथी मतलब लिम्फ नोड बड़ा हो गया तो ल्यूकेमिया। जैसे पेटिकिया या परप्यूरा, पर पेटिकिया क्या होता है ना, जैसे ऐसे ऐसे छोटा छोटा देखा है, ये भी ब्लड ही है, ब्लड हेमरेज ही है ये, लेकिन नहीं होता कि एकदम सुपरफिशियल लेयर में छोटा छोटा बूंदा बंदा रहता है, ठीक है, उसको पेटिकिया बोलते हैं, परप्यूरा बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये कहाँ कहाँ होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, जैसे जहाँ पे प्लेटलेट्स कम हो जाएगा, जैसे ल्यूकेमिया में, अप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया में हो जाएगा डब्ल्यूबीसी भी कम, ठीक है। और अप्लास्टिक एनीमिया मतलब बोन मैरो ही चुच चुका है पूरा, कुछ नहीं बनाएगा। तो प्लेटलेट्स का एक होता है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि एनीमिया के साथ साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है और तुम्हारा वो पेटिकिया भी बन रहा है, ठीक है। तो एक्यूट ऑनसेट ऑफ एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड पेटिकिया, समझ आया, आगे बढ़े। अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करते हैं, सारा चीज निर्भर करता है एमसीवी पे। एमसीवी क्या होता है, साइज, नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी होता है 90
± 8 फेम्टोलीटर। अगर लो एमसीवी है तो हम कैसा एनीमिया बोलेंगे? माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया कौन सा होता है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन और थैलेसीमिया। नॉर्मल एमसीवी है तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, हाई एमसीवी है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया। यहाँ तक समझ आया? कनेक्ट कर पाया आप? याद पूरा नहीं रहेगा लेकिन मतलब जितना भी रहे कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, जितना याद रहेगा बना के तो लिख ही दे। ठीक है। अब मान लो कि किसी का लो एमसीवी था। क्या है? लो एमसीवी है, इसका मतलब क्या है? माइक्रोसाइटिक लो है, माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे उसका हम लोग पूरा कैसे करते हैं काम। हिस्ट्री लिए देखें कि हम आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। ठीक है। तो हमको लगा यस, तो हम लोग क्या किए, हम लोग उसको थेरेप्यूटिक आयरन का डोज दिए। मतलब आपको आयरन की प्रॉब्लम के कारण क्या हो रहा है कि अनीमिया हुआ है तो आयरन दिए। तो हम लोग देखें कि आयरन काम किया कि अगर मान लो आयरन दिए और काम कर गया तो इसका मतलब आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ही था। तो एसेस रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया तो ट्रीट एज आयरन डिफिशियंसी। अगर मान लो कि नहीं हुआ ठीक, तो फिर हम लोग सीरम फेरिटीन चेक करेंगे। फेरिटीन क्या होता है ना, देखो आयरन हमारे बॉडी में यूज होता है लेकिन आयरन को है ना, देखो फेरिटीन क्या होता है, जैसे हम लोग जितना आयरन लिए अब क्या है बहन जो सारा आयरन यूज हो गया और जो यूज नहीं हुआ निकल गया, ऐसा नहीं होता है। हमारा शरीर ऐसा बनाया गया ना कि कुछ आयरन को स्टोर करके रखता है कि जब तुम फ्यूचर में कम खाओ आयरन तो वो क्या करे, वो आयरन स्टोर को यूज करे। तो वही होता है तुम्हारा फेरिटीन। क्या होता है? फेरिटीन। क्या फेरिटीन क्या बताता है? आयरन स्टोर के बारे में बताता है। तो अगर सीरम फेरिटीन चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर सीरम फेरिटीन लो है मतलब स्टोर क्या है, कम है, इसका मतलब क्या है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अगर फेरिटीन नॉर्मल है तो बोलेंगे कि आपको थैलेसीमिया है। अगर फेरिटीन ज्यादा है मतलब स्टोर ज्यादा है, तो फेरिटीन सिर्फ स्टोर के बारे में नहीं बताता है, फेरिटीन एक और चीज के बारे में बताता है। वो एक इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है। जब भी किडनी में प्रॉब्लम होगा फेरिटीन बढ़ जाएगा। किडनी में दिक्कत फेरिटीन बढ़ा है मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मेरा मस्त आयरन भर के रखें। फेरिटीन का बढ़ा हुआ इसका मतलब किडनी खत्म। इन्फ्लामेटरी मार्कर विच इंक्रीजेस ड्यूरिंग किडनी इंजरी। तो हाई हो गया तो एक्यूट क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? लो एमसीवी कैसे हम लोग अप्रोच किए समझ आया? कि अगर रेस्पॉन्स हुआ कि नहीं, रेस्पॉन्स नहीं दिया, फिर फेरिटीन चेक किए तो उसके बाद हम लोग पता चल गया कि आईडीए है तो आईडीए की तरह ट्रीट करेंगे। थैलेसीमिया है तो थैलेसीमिया देखेंगे। ठीक है। अगर नॉर्मल या हाई एमसीवी है मतलब नॉर्मोक्रोमिक, इसको क्या बोले? मैक्रोसाइटिक। नॉर्मोसाइटिक मैक्रोसाइटिक। देखो उसके बाद हम लोग जब हम लोग मैक्रोसाइटिक उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे ही होगा ना फटाक से रेटिकुलोसाइट काउंट की तरफ चलेंगे। रेटिकुलोसाइट काउंट किसके रिलेटेड था? बोन मैरो। फर्दर इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेटिकुलोसाइट काउंट, जो नॉर्मल रेंज होता है 1 से 2% इंडिकेट्स बोन मैरो रिस्पॉन्स। ठीक है। अब हम लोग क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना कि रेटिकुलोसाइट काउंट है ना कि फॉल्सली एलिवेट कर जाता है, बेमतलब का बढ़ जाता है कि मतलब क्या होता है कंपनसेट करने के लिए। तो जो एब्सोल्यूट रेटिकुलोसाइट काउंट है, जो हमको मतलब डायरेक्ट रिपोर्ट आया दिख गया, हम उससे नहीं चलेंगे। हम बोलेंगे भाई ये फॉल्स रिपोर्ट भी हो सकता है, तो हमको जो करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट है वो निकालना है। तो एक फॉर्मूला है। ठीक है। तो वही इन अनीमिया रेटिकुलोसाइट काउंट कैन बी फॉल्सली एलिवेटेड। फॉल्सली एलिवेटेड क्यों? क्योंकि देखो अनीमिया हुआ तो बोन मैरो चाहेगा ज्यादा बनाना तो ज्यादा काम करेगा, रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ जाएगा। तो हमको उसका एक्चुअल रीडिंग चेक करना है। सो इफ फॉल्सली है ना तो एक्चुअल रीडिंग चेक करना है। सो वी नीड टू मेजर एब्सोल्यूट करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट टू असेस डिग्री ऑफ एनीमिया। जितना ज्यादा काउंट बढ़ेगा उतना सीवियर होगा एनीमिया। तो करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट का फॉर्मूला क्या है? जो तुमको रिपोर्ट में आया रेटिकुलोसाइट काउंट उसको मल्टीप्लाई कर दो पेशेंट के हीमोग्लोबिन से डिवाइडेड बाय नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर एज एंड जेंडर, जो हम लोग 15 लेते हैं। ठीक है। इससे जो आया अब वो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है। अगर इसका वैल्यू 2 से ज्यादा है तो मतलब एडिक्वेट बोन मैरो रिस्पॉन्स हो। ठीक है। 2 से ज्यादा है कि मतलब 1 से 2 तो नॉर्मल। तो अगर 2 से ज्यादा है तो बोन मैरो ठीक है भाई, चिट्टे के चिल पिल, बोन मैरो में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एमसीवी या फिर बराबर या इक्वल है और करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट का वैल्यू देखेंगे। ठीक है। देखेंगे अगर उसका करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट कम है, इसका मतलब क्या है कि
कम है तो उसको बोन मैरो anemia है। काम, एनीमिया तो वैसे ही है, हाँ। बोन मैरो का उसका रिस्पॉन्स। काम नहीं कर रहा है। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे कि देखेंगे बोन मैरो इसका काम नहीं कर रहा है। कम कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि हीमोलाइसिस हुआ है कि नहीं। हीमोलाइसिस कैसे पता करेंगे? हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी डैमेज हो रहा है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे? जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाएंगे उसमें हमको प्लेटलेट, उसमें हमको आरबीसी टूटा हुआ दिखेगा, ठीक है, या फिर एलडीएच का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर बिलरुबिन का अमाउंट बढ़ेगा। ऑफ कोर्स आरबीसी टूटेगा, बिलरुबिन बढ़ेगा, हेप्टोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि हीमोलाइसिस अगर निगेटिव है, ठीक है, हीमोलाइसिस नहीं हो रहा है, फिर हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट नॉर्मल है, इसका मतलब ध्यान से सोचो, इस डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट नॉर्मल है, इसका मतलब डब्ल्यूबीसी नॉर्मल, प्लेटलेट्स नॉर्मल है, आरबीसी कम है और हीमोलाइसिस भी नहीं हो रहा है। मतलब क्या? मतलब कि जो तुम्हारा बोन मैरो है डब्ल्यूबीसी बना रहा है, प्लेटलेट बना रहा है, आरबीसी नहीं बना रहा, रेटिकुलोसाइट काउंट कम है तो आरबीसी नहीं बना रहा है। तो बोन मैरो में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि सिर्फ आरबीसी नहीं बन रहा है। तो ऐसा कौन सा बीमारी में होता है भाई? ऐसा होता है तुम्हारा रेड सेल एप्लेजिया में होता है, या फिर डायमंड ब्लैक फेन सिंड्रोम होता है। ये आया था तुम्हारा नीट पीजी में, डायमंड ब्लैक फेन सिंड्रोम। ठीक है, अब हम देखें कि सब कम हो गया, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट भी कम है। तो इसका मतलब क्या है कि बोन मैरो कुछ नहीं बना पा रहा है, क्योंकि रेटिकुलोसाइट तो काउंट तो कम है, कुछ नहीं बना पा रहा है, तो बोन मैरो ही चुच चुका है। डब्ल्यूबीसी भी कम है। हाँ, लो, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट भी कम है, तो मतलब आरबीसी कम तो था ही, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट भी कम है, बोन मैरो ही काम नहीं कर रहा। तो बोन मैरो फेलियर, जैसे अप्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें तुम्हारे विटामिन B12 और फोलेट। अब हम देखें कि भाई हीमोलाइसिस तो हो रहा है, तो हीमोलाइसिस हो रहा है, हीमोलाइसिस हो रहा है तो कब कब होता है? तो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, मतलब जो हमारा शरीर खुद को आरबीसी को मारेगा, खुद के आरबीसी को मार रहा है। अगर हाई है, उसके बाद फिर हम लोग हाई, हाँ, तो मतलब बोन मैरो मस्त काम कर रहा है, बोन मैरो में कोई दिक्कत नहीं है, तो हीमोलाइसिस नहीं हो रहा है। हीमोलाइसिस हम बोलेंगे बहन चो, एक बात बताओ, बोन मैरो सब कुछ बना ही रहा है, आरबीसी टूट ही नहीं रहा है, तो फिर बहन चो कम कैसे हो रहा है? अच्छा, इसको पॉज करने की। अब देखो ध्यान से सोचो, रेटिकुलोसाइट काउंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? बोन मैरो मस्त काम कर रहा है। अब एक बात बताओ, बोन मैरो मस्त काम कर रहा है और हीमोलाइसिस चेक किए तो हुआ ही नहीं है, मतलब अब बोन मैरो आरबीसी बना रहा है और आरबीसी टूट भी नहीं रहा है, फिर भैंचोद आरबीसी कम क्यों है? ना भाई, अब देख, मिला जुला के देख ले, फिर से वही बात बोल रहे हैं, बोन मैरो आरबीसी बना रहा है, आरबीसी टूट भी नहीं रहा है, फिर आरबीसी कम कैसे हो गया? खून निकल गया, एक्यूट ब्लड लॉस। बोन मैरो इज ट्राइंग टू कंपनसेट बाय इंक्रीजिंग रेटिकुलोसाइट काउंट, इसलिए बढ़ा। अब हीमोलाइसिस हो रहा है, मतलब बोन मैरो सब कुछ बना रहा है, लेकिन सारा टूट जा रहा है, तो इसीलिए बोन मैरो तो मस्त है मेरा, तो और बना रहा है, तो वही है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो इसी के साथ बेसिक होता है खत्म। अब हम लोग 2-3 चीज बताए थे ना शुरू में कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आईटीपी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये 5 चीज को हमको पढ़ना है। तो यहाँ तक समझ आया? बेसिक एनीमिया क्लियर हो गया, बेसिक मतलब सोचना कैसे है एनीमिया का पेशेंट में, कितना देखना तो पड़ेगा, फिर बहुत ज्यादा ही हो गया, देखने के लिए भी आलस आएगा। ठीक है, देखो, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आयरन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो उसका ट्रिक है याद करने का, हीम आयरन। एच से क्या है? हीमोग्लोबिन इज द मेन आयरन यूजर। आयरन को यूज कौन करता है? हीमोग्लोबिन। आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग हीमोग्लोबिन विच कैरीज O2 इन आरबीसी। ये वाला डायग्राम बताया था ना। अदर काम क्या है? एक तो हीमोग्लोबिन बनता है, और आयरन से क्या क्या बनता है? मायोग्लोबिन बनता है जो कि मसल्स में होता है, साइटोक्रोम बनता है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में यूज आता है। तो आयरन का क्या क्या यूज हो गया? हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। एच से क्या है? एंटर विया गट रेगुलेटेड ऑब्जर्प्शन, मतलब हम लोग खाएं, गट से एब्जॉर्ब हुआ। अब गट से उतना ही एब्जॉर्ब होता है जितना शरीर को जरूरत होता है, ठीक है। तो आयरन एब्जॉर्ब फ्रॉम डाइट बेस्ड ऑन नीड्स, नॉर्मली 1 से 2 mg पर डे
एब्जॉर्ब होता है। तो जब नॉर्मल अच्छा एक बात बता, जब एब्जॉर्ब हो ही रहा है तब क्यों ले, क्या दिक्कत है? हम ये बोल रहे हैं कि आयरन, नॉर्मल आयरन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। यहाँ पे बीमारी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मल आयरन जो हम लोग लेते हैं वो कैसे यूज होता है, क्या हो नॉर्मली आयरन कैसे फंक्शन करता है। तो आयरन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम बनाना। ठीक है, यहाँ समझ आया। तो आयरन जो लिए हम लोग खाए, अब वो पेट में गया, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ। तो कितना एब्जॉर्ब हुआ भाई, बोला कि जरूरत के हिसाब से एब्जॉर्ब होता है, नॉर्मली 1 से 2 mg पर डे होता है। लेकिन अगर मान लो कि एक्यूट ब्लड लॉस हुआ या फिर आयरन का अमाउंट कम है, तो वो क्या होता है जरूरत के हिसाब से। का मतलब क्या था, हम बोले ना जरूरत के हिसाब से, तो बढ़ा भी सकता है। हाँ, तो वो अप टू 40 mg पर डे तक भी एब्जॉर्ब कर सकता है जरूरत के हिसाब से। समझा। एम से क्या है, एम से मैक्रोफेज रिसाइकलिंग इज की। अब क्या है ना कि 80% ऑफ डेली, देखो अब क्या होता है ना कि मैक्रोफेज जो है आरबीसी को मारेगा। ठीक है, कि पुराना देखो आरबीसी का जो अवधि होता है 120 दिन है, 120 दिन बाद उसको मरना है। और आरबीसी का मरने के से क्या रिलीज होगा, हीमोग्लोबिन ये सब टूटेगा। तो क्या रिलीज होगा, उसमें क्या था, आयरन था। आरबीसी बना, आरबीसी बना तुम्हारा आयरन से, तो आरबीसी मरेगा तो आयरन मिलेगा ना जी। तो शरीर का 80% आयरन का नीड जो है ना, वो मरा हुआ आरबीसी फुलफिल कर देता है। वो बस 20% आयरन ही हमको बाहर से चाहिए। समझा। तो मैक्रोफेज रिसाइकलिंग इज की। वही 80% ऑफ डेली आयरन नीड्स कम्स फ्रॉम मैक्रोफेजेस विच किल्स ओल्ड आरबीसी, दैट आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग न्यू आरबीसी। यहां तक कोई दिक्कत। ई से है एक्सचेंज वाया ट्रांसफेरिन। अब क्या है कि अब क्या है, हम बोले कि आयरन तुम्हारा एब्जॉर्ब हो गया। अब आयरन जो है एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, मान लो ये पेट है, इंटेस्टाइन, आयरन यहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ब्लड वेसल्स में। अब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए शरीर में एक ही तरीका है, खून। तो खून में कैसे जाएगा, डायरेक्ट आयरन खुला खुला नहीं घूम सकता है। वो क्या होता है ना, एक ट्रांसफेरिन प्रोटीन होता है, उससे के साथ अटैच होके जाता है, प्लाज्मा बॉन्ड प्रोटीन। तो ये क्या होता है, ट्रांसफेरिन। वो उसका गाड़ी, आयरन का गाड़ी क्या है, ट्रांसफेरिन। तो आयरन मूव्स इन ब्लड बॉन्डिंग टू ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन डिलीवर्स आयरन टू बोन मैरो फॉर इरिथ्रोपोइसिस। समझ आया। आयरन को भेजना है हमको बोन मैरो कि फटाक से भाई आरबीसी बनाइए। तो आई क्या है, आयरन स्टोरेज कहाँ होता है, लिवर में। किस फॉर्म में होता है, फेरिटीन में। आयरन इज स्टोर्ड एज फेरिटीन और हीमोसिड्रिन, हीमोसिड्रिन में भी होता है इन लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। मेल में स्टोरेज ज्यादा होता है फीमेल से, देखा गया है। आर ओ एन हीम आयरन बोले थे ना, आई हो गया रिसाइकलिंग, ओ टू यूज और नीड बेस्ड रिलीज। मतलब रिसाइकलिंग इज एफिशिएंट, कीप आयरन लेवल स्टडी। मतलब रिसाइकलिंग जो मैक्रोफेज जो आरबीसी को टूट रहा था उसी को वो बहुत इफिशियंट होता है, तभी ना 80% हम लोग का काम कर दे रहा भाई। आयरन इज इम्पोर्टेंट फॉर O2 ट्रांसपोर्ट एंड इंजाइम फंक्शन। अब ऑफकोर्स हीमोग्लोबिन नहीं। तो इन अनीमिया बॉडी इंक्रीजेस आयरन मोबिलाइजेशन टू मीट डिमांड। ऑफ कोर्स स्टोरेज है, जितना ज्यादा डिमांड होगा वो और बोलेगा ले बढ़ाएगा, वही तो है कॉजेस। समझा। पैथोजेनेसिस। अब आयरन डिफिशियंसी अनीमिया कैसे होता है, हम लोग यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं आयरन डिफिशियंसी अनीमिया का पैथोजेनेसिस। क्या होगा आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, तो सबसे पहले क्या होगा, मान लो कि तुम आयरन खाना आयरन ही कम बन रहा है पहले, तो नहीं बनेगा नहीं ना, स्टोर में दिक्कत है। मान लो तुम आयरन कम खा रहा है, सबसे पहले क्या होगा, बॉडी की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड स्टोर्ड वाला डिमांड तो बढ़ गया, पहले क्या यूज होगा, स्टोर्ड वाला। मान लो जो स्टोरेज होगी, जो स्टोर्ड है वो जो स्टोर्ड है वो यूज होगा। हाँ। स्टोर जब खत्म हो जाएगा तो तुमको क्या हो जाएगा, अनीमिक दिखेगा। हो जाएगा। तो अगर तुम आज मान लो आयरन नहीं खाए तो तुमको कल अनीमिया होगा क्या, नहीं। पहले स्टोरेज यूज होगा। वही है कि आयरन स्टोर फेरिटिन डिक्रीजेस, तो इरिथ्रोपोइसिस एंड किडनी एंड बोन मैरो डिक्रीजेस, तो अनीमिया। वही है आयरन फेरिटिन कब डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस ओनली आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ लो डाइट इन आयरन, क्योंकि तुरंत तो नहीं होगा ना भाई, क्योंकि फेरिटिन है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, मतलब किसको होने का संभावना ज्यादा है। ठीक है, जैसे डाबी याद रखना, अगर मान लो कि डिमांड बढ़ गया तो डिमांड आयरन का कब पड़ता है, कभी कभी देखते हो ना बच्चा को देखते हो कि ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं, मतलब कम समय में ज्यादा ग्रोथ होना। ठीक है, जैसे प्यूबर्टी के टाइम या 0 से 2 साल में नहीं होता है कि मतलब ज्यादा, उस समय ग्रोथ का रेट ज्यादा होता है, उसको ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्यूबर्टी के टाइम, इस समय आयरन डिमांड बढ़ जाता है, उसी समय आयरन कम खाओगे तो माधुचुदी।
एब्जॉर्प्शन कम हो पाया, जैसे मैल एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, एब्जॉर्प्शन नहीं, जैसे मैल एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, सीलिएक डिजीज में, ठीक है। या फिर ब्लड लॉस हो गया, ब्लड लॉस होगा तो कैसे होता है, जैसे हुकवॉर्म अगर पेट में चला गया किसी कारण, वर्म इन्फेस्टेशन, हुकवॉर्म चला गया तो सारा ब्लड लॉस होने लगेगा, ठीक है। या फिर डिक्रीज इंटेक, डिक्रीज डाइटरी इंटेक के कारण, ये सब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। ऑनसेट कब कब होता है तुम्हारा, 9 से 24 मंथ। लेट ड्यू टू गुड आयरन स्टोर्ड एक्वायर्ड फ्रॉम मदर इन न्यूट्रो। अब देखो हम बोले कि इतना लेट क्यों हुआ, 9 महीने के पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बच्चा जब वो तो बेटा 6 महीना था ना। आयरन डिफि हम लोग अभी हम लोग स्पेशली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में बता रहे कि मतलब आयरन का कम है या ज्यादा है। तो 9 अगर कम है तो 9 महीने के पहले क्यों नहीं है, क्या इसका क्या, हम 9 महीने तक खा रहे थे, 9 महीने बाद छोड़ मदर दिए। से वो मिल रहा था। मदर जब बच्चा जन्म लिया ना, तो जब उसकी मदर है ना, जब उसको वो अपने से दूर बाहर निकाली तो उसको सफिशिएंट आयरन दे दी कि तुम 9 महीना तो काम चल ही सकता है तेरा। नहीं तो घर से आए तो पैसा मिला है, कुछ दिन तो काम चलेगा ही। उसी तरहमम्मी कुछ पैसा दे दी है, कुछ आयरन दे दी है कि भाई बेटा 9 महीना तक चलेगा, तुम अपना उसके बाद खाना कमाना, वही है, ठीक है। रेयर कॉज ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है, ट्रांसफेरिनीमिया। इसमें क्या होता है, ट्रांसफेरिन ही नहीं है, तो ट्रांसफेरिन ही नहीं है, तो एक तो carry नहीं जगह होगा। तुम खाओ आयरन खाते जाओ लेकिन कैरी ही नहीं होगा। ये बहुत रेयर कॉज है, मतलब ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम ऑनर्स की तरफ बढ़ रहे हो। आयरन ट्रांसफर टू रेड सेल प्रिकर्सर, ठीक है। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, अब क्या है, ट्रांसफेरिन है, आयरन ट्रांसफेरिन में जा रहा है, लेकिन ट्रांसफेरिन जहां पे काम करेगा वो वहाँ का रिसेप्टर रिसेप्टर ही चुनेगा। नहीं है। हाँ। तो ठीक है, ट्रांसफेरिन वर्क्स ऑन बोन मैरो एंड एंटीबॉडी अगेंस्ट इट, वो जो रिसेप्टर है उसका एंटीबॉडी बना हुआ है, ठीक है। यहां तक समझ आया। क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर क्या होगा एनीमिया में, क्लिनिकल फीचर तुम्हारा एनीमिया में है, इसको याद रखना, पैप के एफ टी। जैसे पैप के एफ टी क्यों हम लिखे थे बता रहे हैं, कि जो पैप होता है ना, सर्वाइकल कैंसर में एक टेस्ट होता है, पैप स्मीयर करके बोलते हैं, और के एफ टी भी किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, तो मतलब हमको थोड़ा रिलेटेड लग रहा था इसलिए पैप के एफ टी करके लिखे, ठीक है। पी से हो गया पैलर, पैलर का होता है पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा जानता है, ये नहीं कंजक्टिवा ये होता है भाई, ये नीचे वाला, इसको पैल्पेब्रल कंजक्टिवा बोलते लाल वाला पार्ट जो है। हैं। हाँ ये जो है ना, हाँ, कहाँ कहाँ दिखेगा तुमको, पैलर कहाँ कहाँ दिखेगा, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा में दिखेगा, नेल बेड में दिखेगा इसमें, भाई संजय तेरा खून कम है। तो ठीक इसमें है। क्या होता है, रेड व्हाइट? नहीं वो व्हाइट दिखेगा, रेड रहा है तो नॉर्मल है, पैलर का मतलब होता है पीलापन, ठीक है। ओरल म्यूकोसा, मुंह, नेल बेड, ये नेल बेड इसको बोलते हैं। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस मतलब क्या होगा ना, जो तुम्हारे टंग है अभी देखना थोड़ा रफ होगा ऊपर, मतलब वहां पे भी तो टेस्ट बर्ड ये सब होता है, वो एट्रोफिक ग्लोसाइटिस मतलब क्या होगा ना, पूरा टंग जो है चमकेगा, क्या भाई रुक 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 रुक। सही में ब्रदर, ये देख, और इसका ये देख, इसका हाथ देख। अरे यार बस सही में हो मेरा देख, ऐसे पूरा वाइट है। आप भी देख, टंग इतना टंग टंग पूरा पीला दिखता है भाई, ऐसा नहीं पूरा पीला कम तो दिखेगा, है। टंग है, स्मूथ टंग। स्मूथ और साइनी टंग, एकदम चमकेगा टंग। टेस्ट करो भाई। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, साइनी स्मूथ टंग। पीएपी, प्लैटिनिकिया, प्लैटिनिकिया, ये जो नेल्स है ना, देखो मेरा दिया लास्ट में, देखो ये कर्व बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, इधर कर्व बन रहा है ना, ये पूरा फ्लैट रहेगा, ये कर्व नहीं रहेगा। हाँ क्या है भाई। फ्लैट नेल्स। और दूसरा होता है कोइलोनीशिया, कोइलोनीशिया क्या होता है ना, एक्स्ट्रा कर्व रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा भी और कम भी, समझा। प्लैटिनिकिया मतलब फ्लैट नेल्स, और कोइलोनीशिया मतलब स्पूनिंग ऑफ नेल्स, कर्विंग ऑफ नेल्स, एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इससे क्या होता है ना, ये ऐसे करते हैं, ये देखो ऐसे चिपकाओ, जो कौन सा वो ट्रायंगल बोलते हैं ना, नाम तो भूल गया, देखो यहाँ देखो बीच में दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, क्या? नहीं दिख रहा है। ये सेमरोड ट्रायंगल, डायमंड। सेमरोड डायमंड ट्रायंगल, दिख रहा है। सेमरोड ट्रायंगल। हाँ वैसे ही कुछ था, तो ये देखो, सैम्रोज ट्रायंगल अब बोलते ये मान लो यहाँ पे फूल जाएगा तो ये क्या होगा, चिपक जाएगा, ये चिपक जाएगा तो ओए! तुम्हारे लौड़े लग चुके हैं। ओए देख ले भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं। है चिपका ना पूरा, पूरा दाग दिया। पूरा पूरा एकदम स्पेस नहीं रहेगा, ये पूरा फूल जाता है। है मेरा तो। ये देख, फटीगेबिलिटी, एफ से क्या, आसानी से थक जाएगा, टायर्डनेस, ये सब क्या है, एसोसिएशन। और साथ में क्या क्या होगा, फीचर है ना ये सब। हाँ एसोसिएशन होगा, तुम BTRP याद रखना, BTR। बी से ब्रेथ होल्डिंग स्पेस, बीच में सांस रुक जाएगा। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, पैर हिलाते रहेगा, क्वार्टर,
ठीक है। टेम्पर टैंट्रम्स, बच्चा है चुतिया है, रोने लगेगा, बहन चो हमेशा रोते लगेगा। पाइका, ईटिंग इनएडिबल सब्सटेंस, मिट्टी उट्टी जो खाता है ना वो वाला। अब इन्वेस्टिगेशन, ये देखो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में क्या दिखेगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। हाइपो मेगा आयरन डिफिशिएंसी मेगा ब्लास्टिक मेगा कैसे हो, आयरन है भाई, Iron ना। नॉर्मोसाइटिक था आयरन नहीं, तो। वो अर्ली स्टेज था। आयरन डिफिशिएंसी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। हाँ, माइक्रोसाइटिक साइज छोटा होगा साइज छोटा क्योंकि होगा। बन नहीं पा रहा है, बोन मैरो ट्राई कर रहा है। देखो माइक्रोसाइटिक कब बोले थे हम, माइक्रोसाइटिक और कब माइक्रो ये जब shape- बोन मैरो बना दिया shape लेकिन बनाने में मच्योर नहीं छोटा हो बड़ा पा हो रहा गया। है, मच्यूरेशन प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रोलिफरेशन प्रॉब्लम नहीं है। माइक्रोसाइटिक हो गया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक और क्या? हाइपोक्रोमिक क्यों, क्योंकि कलर क्या है, Pale। कलर हीमोग्लोबिन से आता है और हीमोग्लोबिन बनता है आयरन से, और आयरन तो है ही नहीं, तो उसमें क्या दिखेगा, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक। देखो तो तुम बोलोगे कि कैसा दिखता है, हम तो बोल दिए कि पेल, तो क्या पेल है तो देखो नॉर्मली जो है, जो तुम्हारा आरबीसी है ना, तुम जिसको माइक्रोस्कोप में दिखोगे तो सेंट्रल 1/3 एरिया है वही तुम्हारा येलो रहेगा, बाकी पूरा क्या रहेगा, लाल रहेगा। लेकिन जब मोर देन 1/3 एरिया वाइट हो जाएगा तो हम लोग बोल दिए इसको हाइपोक्रोमिक। ये समझ आया, ये नॉर्मल है और ये हाइपो, ठीक है, हाइपोक्रोमिक। ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल 1/3 एरिया पेलर और मोर देन 1/3 एरिया पेलर। यहाँ तक समझ आया हाइपोक्रोमिक का मतलब। आगे बढ़े, ब्लड पैरामीटर्स खुद बताओ, एमसीवी क्या होगा, लो फेरिटीन, एमसीवी क्या होगा, एमसीवी माइक्रो है, घट जाएगा। फेरिटीन, फेरिटीन घट जाएगा। फेरिटीन क्या था, वो Stored iron। स्टोरेज क्या होगा, कम हो जाएगा। सब तो पता सब ही कम हो है, जाएगा भाई। लो एमसीवी, लो सीरम फेरिटीन। इसके देखो सबसे, अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ना, तो सबसे पहले जो कम होगा वो है फेरिटिन। वो है फेरिटीन। क्यों, स्टोर्ड आयरन सबसे क्योंकि पहले stored खत्म। iron सबसे पहले यूज होगा, वही है। फर्स्ट थिंग टू डिक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एज स्टोरेज इज यूज्ड फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का। चल ट्रीटमेंट करेंगे, हाँ, ट्रीटमेंट में हम लोग देंगे ओरल फेरस सल्फेट, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या होता है, 20% एलिमेंटल आयरन होता है, ठीक है। डोज क्या है, 3 to 6 mg पर केजी पर डे, मैक्सिमम 200 mg पर डे दे सकते हैं, ठीक है। पर केजी है ये, मत बोला कि 6 को 200 कैसे बना दिया, मैं जो 10 किलो का बच्चा है तो 60 ना हो गया जी, ठीक है। मैक्सिमम 200 से ज्यादा मत देना आयरन टॉक्सिस। जी। हाँ, ड्यूरेशन 4 से 6 महीना दे। बोलेंगे बहन 6 महीना आयरन टैबलेट देंगे तो क्यों, बोलेंगे एक बात बताओ, एक तो बहन जो तुम उसका स्टोरेज खा गए हो, तो उसके store बाद करेंगे पहले, तो हम लोग स्टोरेज भी भरेंगे, फिर उसका काम भी करवाएंगे, तो समय तो लगेगा ना जी। टू रिप्लेनिश स्टोरेज टू सो लार्ज ड्यूरेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, आयरन रिच फूड देंगे और साथ में डिवॉर्मिंग भी करेंगे, अल्बेंडाजोल देंगे। अल्बेंडाजोल क्या डिवॉर्मिंग करता है, बोलेंगे भाई सारे एक कीड़े टैबलेट मकोड़े। दे रहे हैं, रात में खा के सो जाना, कीड़ा निकल जाएगा, कहीं तुम्हारा आयरन जो दे रहे हैं कीड़ा तो नहीं खा जा रहा है, समझा। अब आया नेक्स्ट मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक, मेगैलोब्लास्टिक का मतलब क्या है साइज बढ़ जाए। कि आरबीसी का साइज बढ़ गया। देखो आरबीसी बनने से पहले उसका एक प्रिकर्सर था जो इमज, उसमें क्या था, न्यूक्लियस था, और इसमें न्यूक्लियस नहीं था। अब अगर साइज बढ़ा, अब या तो इसका भी साइज बढ़ सकता है या तो इसका भी साइज बढ़ सकता है, दोनों में किसी का भी साइज बढ़ा तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ये चीज समझ आए, ये चीज ठीक है। लार्ज साइज ऑफ आरबीसी प्रिकर्सर इंप्लाइज लार्ज आरबीसी। मैक्रोसाइट्स आर सीन इन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। इसमें एमसीवी का अमाउंट क्या होगा, बढ़ बड़ा जाएगा। हुआ। बढ़ जाएगा। देखो मेगैलोब्लास्ट क्या होता है, मेगैलोब्लास्ट होता है ये लार्ज इमैच्योर आरबीसी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी। इमैच्योर। आरसीबी। लार्ज इमैच्योर आरबीसी या मैक्रोसाइट, लार्ज ओवल शेप्ड आरबीसी, ठीक है। और मैक्रोसाइट क्या होता है, मेगैलोब्लास्ट होता है लार्ज इमैच्योर आरबीसी, और मैक्रोसाइट होता है ये जो शेप है ना, ये ओवल शेप, ठीक है, ओवल ही शेप होता है आरबीसी नॉर्मली, ठीक है। कॉज क्या क्या हो सकता है, दो कॉज है, विटामिन B12 और विटामिन फॉलिक 9, एसिड, विटामिन 9, B9। फॉलिक एसिड और विटामिन B12, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी बताए तो थे, फॉलिक एसिड ही B9 है ना। तो हमको याद नहीं भाई, ठीक है, ठीक है। अब देखो विटामिन B12, देखो विटामिन B12, देखो ध्यान से समझना, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड वो न्यूक्लियस में काम करता है,
फिर से बोलो। कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड न्यूक्लियस में काम करता है। हाँ। न्यूक्लियस इन द सेंस मतलब जेनेटिक मटेरियल पे काम करता है। ठीक बहुत ध्यान से समझने का जरूरत है इसको। जेनेटिक मटेरियल पे काम मिला जुला के विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डीएनए बनाता है। आरबीसी का डीएनए कौन बनाता है? विटामिन B9 और फॉलिक एसिड, B12 और फॉलिक एसिड। हाँ, तो विटामिन B12 डीएनए सिंथेसिस कराएगा। विटामिन B12 कम होगा तो डीएनए खराब बनेगा। ठीक है, सेम फॉलिक एसिड भी वही होगा। अब कैसे कब होगा विटामिन B12 का डिफिशियंसी? प्योर वेजिटेरियन या वीगन डाइट होगा, या परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया क्या होता है कि ये क्या करता है ना तुम्हारा, कि जो तुम्हारा देखो, पहले तो बताओ ड्यूडेनम का पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ड्यूडेनम, इलियम। इलियम, उतना ही होता है। देखो देखो देखो, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसी के जो लास्ट पार्ट में आयरन, यहाँ पे B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पे यहाँ से होता है एब्जॉर्प्शन किसका? लास्ट पार्ट में B12 का, इलियम के टर्मिनल पार्ट में। और इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमको चाहिए इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, अब किसी कारणवश अगर हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर की माँ चोद दे, हमारा शरीर एंटीबॉडी बना के इंट्रिंसिक फैक्टर की माँ चोद दे, तो B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इंट्रिंसिक फैक्टर नाम नहीं उसका पता हमको। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो एब्जॉर्प्शन में काम होता है उसका मतलब तो ये हो जाएगा। अब इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। ये सब कुछ कुछ वर्ड सुना हुआ होगा लेकिन समझ नहीं आता। हाँ, लेकिन समझ नहीं आता। तो यही परनीशियस एनीमिया क्या होता है? ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 फ्रॉम टर्मिनल इलियम। यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़े। ठीक है, और कब कब हो सकता है? मैल एब्जॉर्प्शन में हो सकता है। ठीक है, या फिर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब किसी का शरीर जन्मजात ही खराब है मेटाबॉलिज्म, जैसे होमोसिस्टिनूरिया हो गया, ओरोटिक एसिडूरिया हो गया, मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया हो गया। ये सब नहीं भी याद रखेगा चलेगा, मतलब याद रखना है, रखो नहीं। वाला याद होना चाहिए, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब फॉलिक एसिड कम कब होगा? जैसे अगर सिर्फ बकरी का दूध पी रहे हो तो उसमें फॉलिक एसिड नहीं होता है। इन्फेक्शन जैसे जियाडियासिस होता है, उसमें क्या होता है? फॉलिक एसिड का अमाउंट कम हो जाता है। या फिर ड्रग्स, फॉलिक एसिड का यूटिलाइजेशन, अगर 2-3 दवाई जैसे मिथोट्रेक्सेट हो गया, 6 मरकैप्टोयूरिन हो गया, ये सब क्या करता है? फॉलिक एसिड का काम खराब करता है। तो अब ये समझ आया। क्लिनिकल फीचर क्या होगा? जो तुमको अगर कुछ याद नहीं आएगा ना, सब में वही सब लिख देना। लेकिन दो चीज, एक दो डिफरेंस है इसमें। जैसे क्लिनिकल फीचर जो बेसिक एनीमिया में क्या होता है? पैलर, फटिगेबिलिटी और टायर्डनेस। 3 चीज हमेशा याद रखना। पैलर तो होगा ही, और कमजोरी को कैसे बोल सकते हो? टायर्डनेस, इजी फटिगेबिलिटी। ये 3 ही चीज याद रखना जो हर एनीमिया में तुम लिखोगे। पैलर, इजी फटिगेबिलिटी, टायर्डनेस। उसके अलावा क्या होगा? बीफी रेड टंग, उसमें क्या था? स्मूथ साइनी रेड टंग, इसमें बीफी रेड टंग होगा। ठीक है, ये साइनी नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा। ठीक है, इसमें होगा हेपेटोस्प्लीनोमेगली। ठीक है, उसमें भी था। उसमें नहीं था। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में नहीं था। हाँ, उधर था। जिसमें हीमोलाइसिस होगा उसमें होगा। नक्कल हाइपर पिगमेंटेशन, ये है ना, ये पूरा, ये सब जो है, ये सब पूरा काला हो जाएगा। हाइपर पिगमेंटेशन पूरा डार्क हो जाएगा। नकल ये जो है ना, नकल पूरा डार्क हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो। विटामिन B12 न्यूक्लियस में काम कर रहा था, डीएनए पे काम कर रहा था। इसका मतलब मिला जुला के नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है। मतलब अगर विटामिन B12 का प्रॉब्लम होगा तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अगर किसी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ध्यान से सोचो, अगर उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको विटामिन B12 का प्रॉब्लम है। अगर उसको सिर्फ फॉलिक एसिड का प्रॉब्लम है तो उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। नहीं, विटामिन B12 करता है ना वो सब काम। तो हाँ, यही चीज हमेशा याद रखना। तो हमको डिफरेंशिएट करना रहेगा। मेगालोब्लास्टिक में भी 2 कारण है, विटामिन B12, फॉलिक एसिड। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई, किसका दुख है? एक में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और एक में नहीं है। हाँ, तो वही ड्यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। तो न्यूरोलॉजिकल तो बना तो दोनों ही रहा है ना, डीएनए तो दोनों ही सीएनएस पे काम कर रहा है ना। सीएनएस पे जो एक प्रोसेस होता है मिथाइलेशन, मिथाइलेशन कराता है B12। अच्छा, वो फॉलिक एसिड नहीं कराता है। ठीक है, बना दोनों डीएनए रहा, लेकिन मिथाइलेशन जो एग्जैक्ट प्रोसेस है ना, मिथाइलेशन वो B12 बनाता है।
सीएनएस में मिथाइलेशन कौन कराता है? B12। तो इसके क्लिनिकल फीचर में रहेगा कि ईटिंग समथिंग वो पीका वीका इसमें रहता है। नहीं नहीं, वो लेकिन फिर भी मतलब कि कुछ भी मैडनेस होगा। नहीं हाँ मतलब मैडने इसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे क्या होता है, लॉस ऑफ पोजीशन या वाइब्रेशन सेंस, भाई भी यही है। ठीक है। अटैक्सिया, लॉस ऑफ पोजीशन, मतलब खड़े नहीं हो पाएगा, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होगा। सीएनएस में दारू पीने के बाद जो प्रॉब्लम होता है ना, तुमको वही लिखना है। अटैक्सिया, पैरेस्थीसिया, चारों लिम्स का मतलब तुम्हारा बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पैरों में दर्द होगा, ठीक है, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अगर ये दिख गया, अगर कहीं पे भी SACD दिखा, समझ जाओ कुछ भी हो, ये विटामिन B12 ही है। क्या है? सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये बहुत वो है थोड़ा, मतलब अगर डिफिकल्ट मान सकते हो, बहुत लास्ट में पूछेगा ये, मतलब डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हाँ मिला जुला के वही, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में क्या दिखेगा तुमको? एमसीवी बड़ा हुआ है। पेरिफेरल ब्लड में MCV नहीं दिखता ना, उसमें तुमको माइक्रोस्कोप है। स्मीयर में माइक्रोस्कोप में RBC कैसा दिखेगा? आरबीसी बड़ा बड़ा, वही मैक्रोवेलोसाइट। और दिखेगा हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल दिखेगा। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल नॉर्मली जो है ना, एक न्यूट्रोफिल में 4 से 5 लोब होता है, मतलब ऐसे नहीं होता है, ऐसे लोब निकला हुआ, ठीक है। अब मान लो 4 लोब है, तो ये नॉर्मल न्यूट्रोफिल है। अगर बहुत ज्यादा लोब्स है तो उसको बोलते हैं हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 न्यूट्रोफिल विथ मोर देन 6 लोब्स या 5% विथ 5 लोब्स, मतलब दोनों को हाइपर सेगमेंटेड वाले कंडीशन में, ड्यू टू न्यूक्लियर मैच्योरेशन डिले। अब इतना क्यों ज्यादा लोब है? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रॉब्लम है। अब न्यूक्लियस ही, जैसे न्यूट्रोफिल बनाया, ठीक है, अब न्यूक्लियस ठीक रहता तो उसको मैच्योर करके भेज देता। अब क्या है, न्यूट्रोफिल बने ही जा रहा है, न्यूक्लियस उसको मैच्योर नहीं कर पा रहा है कि तुम उसको भेज नहीं पा रहा है, तो जब तक भेजेगा नहीं तब तक बनेगा, ठीक है। CBC में तुमको दिखेगा पैनसाइटोपिनिया, सब कम हो जाएगा। पैन का मतलब पता है ना, सब। पैन का मतलब होता है सब, साइटो मतलब सेल और पीनिया मतलब कम, समझा। रेड सेल इंडाइसिस में MCV बढ़ेगा, यहाँ तो समझ आया, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? विटामिन B12 के लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और फॉलिक एसिड के लिए क्या करेंगे? विटामिन B12 के विटामिन B12 देंगे। कैसे देंगे? 1000 माइक्रोग्राम IM डेली फॉर फर्स्ट 2 वीक। पहला 14 दिन के लिए 1000 माइक्रोग्राम का इंजेक्शन लगा दिए। उसके बाद क्या किए हम लोग, 1000 माइक्रोग्राम वीकली अंटिल हेमाटोक्रिट नॉर्मलाइजेस। क्या है हेमाटोक्रिट? हेमाटोक्रिट क्या होता है? देखो, एक ब्लड होता है, हेमाटोक्रिट सुना होगा कभी? ब्लड नहीं सुना है, कभी सुना नहीं है हेमाटोक्रिट को। देखो एक ब्लड होता है, ब्लड में WBC होता है, सब कुछ, लौड़ा लहसुन सब कुछ होता है, ठीक है। ब्लड में कितना RBC है, उसी को हम लोग बोलते हैं हेमाटोक्रिट। ध्यान से सोचो, अगर मान लो कि पानी निकल गया तो RBC का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। पानी, सिर्फ पानी निकला, RBC नहीं निकला, RBC सेम रहेगा, बढ़ेगा। RBC सेम है, तो अब हेमाटोक्रिट बढ़े, वही बता रहे हैं। जब तक RBC हेमाटोक्रिट नॉर्मलाइज नहीं समझा, फिर बोले क्या बोला, ये क्या लिखा है? ब्लड में कितना RBC है उसी को हम लोग बोलते हैं हेमाटोक्रिट को HCT लिखते हैं या PCV लिखते हैं। तो पानी निकलने से बढ़ेगा कैसे? पानी निकले, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन RBC उतना ही है, लेकिन प्रोपोर्शन ऑफ RBC इन ब्लड, ठीक है। तो पहला 2 वीक हम लोग इंजेक्शन दिए, फिर उसके फिर वो ठीक नहीं होता है HCT। फॉलिक एसिड के लिए क्या देंगे? ओरल फॉलिक एसिड देंगे 1 to 5 mg डेली फॉर 3-4 वीक्स, और डाइटरी और सप्लीमेंटेशन देंगे, ठीक है। स्पेशल कुछ बात करें फॉर पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस B12 इंट्रिंसिक फैक्टर, नहीं इंट्रिंसिक फैक्टर डैमेज हो जाता है, इलियम का इंट्रिंसिक याद नहीं है, याद है
इंट्रिंसिक फैक्टर जो एब्जॉर्ब कराता था विटामिन B12 का। नीचे से वहाँ पे बिल्कुल नीचे से वो तोड़ खराब था। हाँ तो एब्जॉर्ब खराब, जिसकी वजह से वो खराब। तो इसको हम लोग हमेशा के लिए विटामिन B12 देना पड़ता है, लाइफ लॉन्ग, मंथली एब्जॉर्ब होते रहे मंथली लाइफ लॉन्ग इंट्रिंसिक फैक्टर देना। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब फॉलिक एसिड, अगर मान लो सिर्फ फॉलिक एसिड का डिफेक्ट है और B12, फॉलिक एसिड विदाउट B12, ये देंगे ना। ठीक है, तो परसिस्टेंट वर्सनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब किसी के शरीर में क्या होगा कि B12 तुम्हारा खराब है और फॉलिक एसिड ठीक है, तो हम लोग उसको, उसका क्या होगा, उसका न्यूरो, मान लो कि सिर्फ फॉलिक एसिड दे रहे हैं और B12 नहीं दे रहे हैं, ठीक, मान लो किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तुम उसको सिर्फ फॉलिक एसिड दे दिया, अब B12 नहीं, B12 तो मेन तो उसका जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो क्या होगा, और खराब होगा। पॉज कर, होगा। ठीक पॉज है, कर। और खराब होगा। अब मान लो कि कोई पेशेंट था, उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम था, तुम इसको समझ नहीं पाए, कौन समझेगा कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम विटामिन B12 के प्रॉब्लम से है, कि तो हम लोग को समझना हो। कोई गया पेशेंट, बोला कि अरे सिर्फ फॉलिक एसिड दे देते ना, माँ से कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, तो उसका बाकी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। ठीक है। इन केस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ट्रीटमेंट विथ बोथ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, यही कोई भी चीज देगा तो दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़े। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, अब हम लोग करेंगे थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भी माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, हाइपोक्रोमिक और न्यूक्लिएटेड आरबीसी। न्यूक्लिएटेड आरबीसी का मतलब क्या है, ठीक है, वो इमैच्योर है कि Immature मैच्योर, RBC, इमैच्योर आरबीसी। ठीक है। मोड ऑफ इनहेरिटेंस होता है ऑटोजोमल रिसेसिव, जेनेटिक में पढ़ा था, मतलब एक वो, मतलब सेक्स लिंक नहीं है, ऑटोजोमल है। ऑटोजोमल मतलब ऑटोजोमल और सेक्स लिंक मतलब समझ आता है। सेक्स लिंक क्या होता है संजीव? सेक्स लिंक जो क्रोमोसोम होकर जो बनता है, हाँ, क्रोमोसोम से आता है जो XXYY XY से। अरे देखो, टोटल 46 गो क्रोमोसोम होता है हमारे, 46। ठीक है, 46 टोटल होता है, तो मतलब 23 पेयर होता है। ठीक है, तो 22 क्या होता है, ऑटोजोमल होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 तक, 22 नंबर तक, और एक होता है X होता है या Y होता है। हाँ, समझा। तो और याद आ गया, अगर वो 25 22 क्रोमोसोम में कुछ होगा तो वो ऑटोसोमल है, और X और Y वाले कुछ क्रोमोसोम पे होगा तो वो सेक्स सेक्स लिंक, लिंक्ड है। समझा, याद आ गया। पक्का। तो ऑटोजोमल रिसेसिव का मतलब क्या है, तो 22 क्रोमोसोम से इसमें प्रॉब्लम है। बेसिक कुछ कुछ बता दे रहे हैं। देखो, नॉर्मली हर इंसान में जो तुम्हारा बीटा ग्लोबिन चेन होता है वो दो ऐसा होता है, 2 बीटा ग्लोबिन चेन होता है, क्योंकि दोनों दो पेयर होता है ना। एक पेयर मतलब एक नंबर जो क्रोमोसोम है वो 2 है, 2 नंबर क्रोमोसोम 2 गो है, 3 नंबर क्रोमोसोम 3 गो है। तो मान लो कि 3 कोई भी क्रोमोसोम नंबर पे, तो इसमें भी बीटा होगा और इसमें भी बीटा होगा। अब बीटा अच्छा बीटा हो सकता है कि जो क्या करे, अच्छा बीटा जीन हो सकता है जो क्या करे, बीटा ग्लोबिन चेन को अच्छे से बनाए। बीटा ग्लोबिन चेन किस में होता है, हीमोग्लोबिन में। अब दूसरा तरीके का बीटा कौन सा हो सकता है, या तो वो बीटा ग्लोबिन चेन नहीं कम बना पाए, बना ही ना। या बना ही ना पाए, यही तो मतलब 2 चीज रहेगा। ठीक है, बीटा चेन या तो नॉर्मल हो जो देख, तो दो गो जीन रहेगा बीटा का, दोनों तरफ से आएगा, और दोनों में अब दोनों अच्छा आ सकता है, एक अच्छा एक खराब आ सकता है। तो खराब कैसा खराब, या तो एकदम नल्ला, या तो कम काम करने वाला, तो ऐसा हो सकता है। तो वही नॉर्मली एवरी पर्सन हैज 2 एलील टू कोड फॉर बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, लेकिन उस नॉर्मल को हम लोग क्या दिखाते हैं, बीबी दिखाते हैं। अगर बीटा प्लस दिखाए, इसका मतलब डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन, और बीटा नॉट है तो मतलब नो प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन, समझा। तो इसी के हिसाब से हम लोग थैलेसीमिया को डिवाइड करते हैं कि कितना सीवियर हुआ। अगर मान लो दोनों जीनोटाइप बीटा बीटा है, तो इसका मतलब नॉर्मल है, सीवियरिटी चिल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अगर एक बीटा है और एक बीटा प्लस है, मतलब एक अच्छे से काम कर रहा है, एक कम काम कर रहा है, तो मतलब हम लोग इसको माइल्ड बीटा थैलेसीमिया ट्रेट माइल्ड बोल दे सकते हैं, तो इसलिए असिम्टोमेटिक आया। आगे बढ़े। दोनों बीटा प्लस है, मतलब दोनों कम काम कर रहे हैं, और एक बीटा प्लस है दूसरा बीटा नॉट है, मतलब इससे तो कम काम कर रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होगा, जब दोनों काम नहीं कर रहा है, जब बीटा नॉट। तो
मतलब ये सीवियर है तो ये क्या होगा, इंटरमीडिएट हो गया। बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, इसमें माइल्ड टू मॉडरेट होगा, जिसमें भी सीवियरिटी बीटा प्लस बीटा नॉट में ज्यादा होगा और बीटा प्लस में थोड़ा Obvious, कम ठीक। होगा। ठीक तो है। एनीमिया है, इसमें भी एनीमिया होगा, लेकिन इसमें हमको ट्रांसफ्यूजन का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोग बोले नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट। ठीक है। लेकिन जब सीवियर हो जाएगा तो हमको ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बीटा नॉट को बीटा थैलेसीमिया मेजर, इसको हम लोग दूसरा बोलते हैं कूलीज एनीमिया। यहाँ तक समझ आया? पक्का, क्योंकि सब कनेक्टेड है। तो इसमें सीवियर हो जाएगा, इसमें हमको हर 3 से 4 हर महीना मतलब क्या होगा, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो ये दोनों बचा। पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर। अब हम बोले कि देखो हीमोग्लोबिन में 2 चेन होता था, बताया था ना, हीमोग्लोबिन एडल्ट के बारे में बता रहे हैं। एक अल्फा चेन होता है और एक, मतलब जितना अल्फा चेन होगा उतना ही बीटा चेन होना चाहिए। अब बीटा चेन में प्रॉब्लम है, तो बीटा चेन नहीं बनेगा, तो बढ़ेगा क्या, अल्फा चेन। प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम बीटा चेन का कमी से नहीं है, प्रॉब्लम अल्फा चेन का एक्यूमुलेशन दोनों से है। बराबर नहीं। हाँ, एब्सेंट बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, एक्यूमुलेशन ऑफ अल्फा चेन इन आरबीसी। अब क्या होगा, आरबीसी में अल्फा चेन नहीं है, तो आरबीसी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो अल्फा जाएगा, चेन तो है। Accumulate हो जाएगा, एक्यूमुलेटन हो जाएगा ना अल्फा चेन। बीटा चेन नहीं है तो अल्फा का अमाउंट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो आरबीसी अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए चाहिए दोनों बराबर, अब नहीं है तो क्या, अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या होगा, अर्ली डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इवन इन प्रीकर्सर स्टेज, मतलब इमेच्योर आरबीसी भी तोड़ने लगेगा, वो भी अनस्टेबल। तो उसके बाद इसी को क्या हो गया, इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस हुआ। ठीक है। अब सवाल है कि अब अगर आरबीसी सही से नहीं बन रहा तो क्या होगा, सीवियर एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो हमको उसको क्या कराना पड़ेगा, ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। हाँ। अब 2-3 चीज एक बता रहे हैं कि ऐसे आरबीसी कहाँ बनता था, हाँ, इसमें बोन मैरो और किडनी में। अब बोन मैरो किडनी अच्छे से आरबीसी नहीं बना पा रहा है, तो शरीर, पता है भगवान कितना दिमाग से बनाया है, शरीर को 2-4 बैकअप ऑप्शन दिए हैं। बैकअप ऑप्शन दिए हैं क्या, कि आप आरबीसी बोन मैरो और किडनी के अलावा भी बना सकते हैं जब जरूरत पड़े तो। बोले कहाँ बनेगा भाई, तो बोला कि लिवर में बना सकते हैं आप, स्प्लीन में बना सकते हैं और ब्रेन में बना सकते हैं। ब्रेन में नहीं, स्कल में, मतलब बोन। देखो, तो इसको, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस। समझ आया क्या बोले, एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा मेडुलरी में जहां पहले से बन रहा है उसके अलावा, तो कहाँ कहाँ, इसीलिए लिवर और लिवर किडनी में तो बनता ही है नॉर्मली, लिवर स्प्लीन और स्कल। तो लिवर और स्प्लीन में बनेगा तो लिवर और स्प्लीन का साइज बढ़ा जाएगा। अब स्कल में क्या होता है, स्कल में देखो, स्कल में कैसे होता है कि ये मान लो स्कल का इनर लेयर है और ये स्कल का आउटर लेयर है, यही ये दोनों के बीच में ही बनता है आरबीसी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा ना, तुमको ऐसा ऐसा लाइन एक्सरे करोगे ना तो ऐसे दिखेगा, तो इसी को बोलते हैं हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। इसी ये क्या बोलते हैं, बाल जैसा दिखेगा तुमको। हाँ हाँ, तो यहाँ पे आरबीसी यहाँ पे बन रहा है, इसको बोलते हैं वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल ट्रेबिकुलाई। ट्रेबिकुलाई। हाँ, तो वही प्रोमिनेंट वर्टिकल ट्रेबिकुलाई इरिथ्रोपोइसिस बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ स्कल। और क्या होगा, इस पेशेंट का क्लिनिकल फीचर क्या होगा, थैलेसीमिक फेसिस बोलते हैं, मतलब जिसको थैलेसीमिया होगा उसका चेहरा थैलेसीमिया जैसा हो जाता है। तो थैलेसीमिया मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो डेंटल मैल ऑक्लूजन, मतलब कि जो दांत का अरेंजमेंट, ठीक है, हाड़े टेढ़े दांत, अरेंजमेंट मेजर है, ऑफ टीथ, ये देख। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, खराब होगा। मैक्सिलरी प्रोमिनेंस, जो मैक्सिला, ये जो मैक्सिला है ना, ये पूरा बाहर निकल जाएगा, चिक बोन बोलते हैं ना मैक्सिला को, पूरा बाहर। ठीक है, फ्रंटल बॉसिंग, फ्रंटल ये जो तुम्हारा फोरहेड है ना, पूरा आगे निकला हुआ ऐसे दिखेगा फ्रंटल। डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज, यहाँ देखो, ये जो यहाँ पे मेरा उठ रहा है ना, ये पूरा नाक ऐसे दब जाएगा। भाई मेरा तो दबा हुआ है। नहीं भाई, इसको बहुत उठा हुआ है पूरा, अरे वोल्डेमॉर्ट टाइप, मेरा देख, वोल्डेमॉर्ट पूरा का उतना नहीं चिपकता, मतलब पूरा बहुत दब जाता है। लाइव है। हाँ। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, थैलेसीमिया पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में देखेंगे तो क्या था, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ये तुमको दिख जाएगा। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं इसमें, हीमोग्लोबिन को चेक करते हैं इसमें। और
तुम्हारा क्या है, एक होता है गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। तो नहीं याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो प्लेटिफेरल ब्लड स्मेर तो याद है ही। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट दो है, एक है सपोर्टिव और दूसरा है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव तो भाई बहुत मुश्किल है थैलेसीमिया को ट्रीट करना, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होता है, मतलब ये बहुत फ्यूचर का चीज है। स्टेम सेल पता है ना, हेमाटोपोइटिक स्टेम हांडो सेल में से बचा के ट्रांसप्लांट, रखे हुए हैं अपना, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, मतलब बोन मैरो को। हाँ। नया पूरा जवान सेल। सपोर्टिव सेल क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सपोर्टिव थेरेपी क्या होता है, हमको हर 1 महीने में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना होगा। उसमें क्या होगा कि हम लोग कैसा हम लोग उसको ब्लड देते हैं, उसको हम लोग WBC हटा के देते हैं। WBC हटा के इसलिए देंगे क्योंकि WBC रहेगा ना तो एलर्जी होने का चांस ज़्यादा रहेगा। WBC रहेगा तो एलर्जी होने का चांस, एलर्जिक रिएक्शन का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन का, इसीलिए ल्यूकोसाइड डिप्लेटेड या इरेडिएटेड ब्लड प्रोडक्ट, जिससे एलर्जी का चांस कम हो जाता है। टारगेट हीमोग्लोबिन कितना है हम लोग का, 9 से 10। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हर महीना हम उसको ब्लड चढ़ाएंगे तो ब्लड के साथ आयरन जाएगा, आयरन जाके ओवरलोड हो जाएगा तो आयरन टॉक्सिसिटी हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ आयरन ओवरलोड क्या है, ड्यू टू रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन, एक साल तक लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे ना तो ऑर्गन डैमेज होने लगता है। तो कौन कौन सा डैमेज होने लगता है, हार्ट, स्प्लीन और लीवर। क्या क्या, हार्ट, स्प्लीन और लीवर। और ये हार्ट के कारण ना मेजर कॉज ऑफ, मतलब थैलेसीमिया हुआ, खून चढ़ाए, हार्ट खराब हुआ, बच्चा मर गया, समझा, मेजर कॉज ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। तो अगर और क्या होता है, अगर लगातार करो तो ट्रांसफेरिन का सैचुरेशन भी बढ़ जाता है। तो ट्रांसफेरिन का सैचुरेशन अगर ट्रांसफेरिन का सैचुरेशन अगर बढ़ जाएगा तो ट्रांसफेरिन क्या करता है ना, ट्रांसफेरिन में एक प्रोटीन होता है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन होता है ना, उसी में एक लैक्टोफेरिन जैसा चीज होता है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, अब वो लैक्टोफेरिन नहीं रह पाएगा तो बैक्टीरिया को नहीं मारेगा तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो हाई ट्रांसफेरिन सैचुरेशन के कारण डिक्रीज बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ लैक्टोफेरिन, तो इन्फेक्शन का चांस। तो कौन सा इन्फेक्शन, ईयरसीनिया। ये नहीं समझ आया क्या, फिर से होता ये है, तो आगे समझ आया क्यों, लगातार तुम ब्लड ट्रांसफर करो, लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन दोगे तो आयरन बढ़ेगा, आयरन के साथ साथ ट्रांसफेरिन भी बढ़ेगा। ट्रांसफेरिन में जो लैक्टोफेरिन रहता है वो क्या करेगा, अब देखो ध्यान से सुनो, नहीं समझ आ रहा हूँ फिर से तुमको और दूसरे कान अरे से सुनना। ये बता, थैलेसीमिया है क्या, बीटा में दिक्कत हो गई है ना, बस बीटा की ही दिक्कत है। हाँ, बीटा की दिक्कत हुई, अल्फा का अमाउंट बढ़ गया, अल्फा का अमाउंट बढ़ा तो हम इसमें ब्लड दे रहे हैं, हाँ। इसमें सपोर्टिंग में ब्लड दे रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए ना हर 3-4 महीने में निकाल ले रहे हैं, हर 3-4 वीक में। देखो निकाल रहे हैं कि दे रहे, निकाल के दे रहे हैं ना वापस से, क्या नहीं, वही नहीं, नया ब्लड नया ब्लड दे रहे हैं। जैसे तेरा O पॉजिटिव है, हाँ। हम ब्लड बैंक से तेरा जो पुराना ब्लड डैमेज निकाले होने और O positive डाल देखो हम क्या बोले, ध्यान से सोचो, बीटा नहीं था, अल्फा था, अनस्टेबल था, टूट रहा था, टूटा, यहाँ तक समझ आ गया, टूट गया, खराब हो गया, खून का कमी हो गया, हम क्या किए, तुमको नया ब्लड चढ़ाए, वो फिर निकलेगा कैसे, तो उसमें तो RBC ऑलरेडी टूट गया ना, RBC टूट गया, वो तो स्प्लीन उसमें अल्फा और बीटा क्या अमाउंट अनइक्वल था तो RBC टूट गया। तो जब नया डालेगा उसमें तो अल्फा भी होगा ना, तो फिर 3-4 वो तो उसमें जो नया डाले उसमें अल्फा बीटा का अमाउंट सही रहेगा, लेकिन हम लोग का बॉडी, लेकिन जब नहीं है ना तो टूट गया। देखो जो पुराना देखो हम लोग का शरीर खून नहीं बना पा रहा है, मिला जुला के, और जो शरीर से खून बना रहा है वो क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो हम क्या दिए, बाहर से दिए नया खून, वो तो अच्छा खून था, लेकिन वो भी शरीर क्या बोलेगा, बाहर का तोड़ देगा, तो तोड़ेगा, आज देंगे कल तोड़ देगा, 3-4 वीक लेगा, तो फिर तोड़ दिया, फिर दिए, बोले भाई पुराना टूट गया, फिर चढ़ाए, पुराना हुआ फिर तोड़ दिए। ठीक है, तो इसीलिए बार बार देना पड़ा, यहाँ तक समझ आया। अब एक क्या है, अब आयरन दोगे साथ में, तो आयरन दोगे तो ट्रांसफेरिंग क्या करेगा, जो उस आयरन के साथ ट्रांसफेरिन बाउंड करेगा, उसका सैचुरेशन बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा आयरन को अपने साथ बाउंड करेगा, तो वो क्या करेगा, जो एक लैक्टोफेरिन जैसा चीज होता है, वो क्या लैक्टोफेरिन क्या होता है, जो ट्रांसफेरिन में ही होता है, वो क्या होता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन को रोकता है। अब लैक्टोफेरिन कम हो जाएगा, सैचुरेशन बढ़ेगा, ये फेरिन कम होगा, बैक्टीरिया मार नहीं पाएगा, जिससे इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वही है। ठीक है, नाम क्या था, ईयरसीनिया बैक्टीरिया का नाम है। इन्वेस्टिगेशन में क्या देखेंगे हम लोग, आयरन टॉक्सिसिटी है तो फेरिटिन का अमाउंट क्या होगा,
आयरन टॉक्सिक तो फेरेटिन का मान बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? 1000 से ज्यादा। पूरा बढ़ जाएगा। हाँ, तो और एमआरआई करके देखेंगे तो लीवर का एमआरआई कर सकते हैं क्योंकि लीवर में डैमेज हुआ, और कार्डियक एमआरआई कर सकते ठीक हैं, है, हाँ, एक हार्ट में होता है। तो याद तो नहीं रहेगा, फिर भी बता रहे हैं किस तरह का एमआरआई होता है, मतलब थोड़ा डाई वाई होता है, क्या होता है। तो R2 या R2 स्टार वेटेड बोलते हैं, और जो कार्डियक होता है T2 वेटेड बोलते हैं। वेटेड वेटेड, वेट मतलब बाहर। R2 और स्टार R2 स्टार वेटेड। मैनेजमेंट क्या देंगे? आयरन का अमाउंट बढ़ गया है तो हम लोग कुछ ऐसा दवाई देंगे कि जो आयरन से जुड़ जाए और बाहर निकल जाए, उसको बोलते हैं आयरन किलेटर्स। जैसे उसको ओरल डेफेराजिरोक्स, क्या बोलते हैं? ओरल डेफेरा। डेफेराजिरोक्स, उस दवाई का नाम है ना, ओरल डेफेराजिरोक्स। हम लोग क्या देंगे? जैसे टैबलेट देंगे वो जो एक्स्ट्रा आयरन था उसमें घुलेगा और बाहर निकल जाएगा। और भी 2 डिस्फेरोक्सामिन होता है, 2-3 दवाई होता है, लेकिन बाकी सबका साइड इफेक्ट ज्यादा है। ये हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि इसका बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट है, जीआई डिस्टर्बेंस, मतलब पेट में थोड़ा दिक्कत होगा हल्का फुल्का, इसलिए बाकी दवाई से ज्यादा हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आईटीपी। बस 2 ही बाकी है, आईटीपी और हीमोफीलिया। ठीक है। ठीक है।